क्या एक साधारण लड़का दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता का चेहरा बन सकता है? व्लादिमीर पुतिन की कहानी यही है। लेनिनग्राद की गलियों से क्रेमलिन तक, केजीबी की जासूसी से यूक्रेन युद्ध तक, उन्होंने रूस को नया चेहरा दिया। मगर यह सफर विवादों से भरा है। मानवाधिकार, भ्रष्टाचार और विपक्ष का दमन। द बेटर वर्ल्ड पर हम पुतिन की जिंदगी, उनकी रणनीति और उनकी विरासत को खंगालेंगे। क्या वो नायक हैं या तानाशाह? जुड़िए इस रोमांचक सफर में और कमेंट में बताएं आप पुतिन के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अध्याय 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। लेनिनग्राद की गलियों में बचपन। 1950 का दशक था। लेनिनग्राद की गलियां ठंडी थी, टूटी फूटी, जैसे युद्ध की भयावह यादें अभी भी शहर की दीवारों में बसी हों। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए 1 दशक बीत चुका था, लेकिन लेनिनग्राद, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, अब भी उन जख्मों को ढो रहा था। सड़कों पर जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, मगर हर कोने में भूखमरी, तबाही और सोवियत संघ की सख्त साम्यवादी हवाएं साफ महसूस होती थी। इन्हीं गलियों में 7 अक्टूबर 1952 को एक साधारण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, व्लादिमीर पुतिन। कौन जानता था कि यह बच्चा एक दिन रूस की तकदीर लिखेगा, वैश्विक मंच पर तूफान लाएगा। व्लादिमीर के माता पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच और मारिया इवानोवना मेहनतकश लोग थे। उनके पिता, जो कभी सोवियत नौसेना में थे, अब एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनकी मां मारिया एक साधारण औरत थी, जिन्होंने लेनिनग्राद की घेराबंदी की भयावहता को जिया था। 900 दिन तक चले उस घेरे ने शहर को भूख, ठंड और मौत के हवाले कर दिया था। मारिया की आंखों में वो दर्द अब भी बाकी था, जब वो अपने नवजात बेटे को गोद में थामती थी। व्लादिमीर उनके इकलौते जीवित पुत्र थे। 2 बड़े बेटों को उन्होंने बचपन में ही खो दिया था। एक बीमारी से, दूसरा युद्ध की भेंट चढ़ गया। इस दुख ने मारिया को सख्त बना दिया, मगर अपने छोटे वोलोदिया, जैसा वे प्यार से पुकारती थी, के लिए उनका दिल हमेशा नरम रहा। पुतिन का परिवार एक सांप्रदायिक अपार्टमेंट में रहता था, जैसा उस समय लेनिनग्राद में आम था। एक छोटा सा कमरा, जिसमें कई परिवार साझा रसोई और बाथरूम के साथ रहते थे। दीवारें पतली थी, बातें सुनाई देती थी और गोपनीयता एक सपना थी। फिर भी इस तंगी में जिंदगी थी। पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक, बच्चों की चहल पहल और सर्द रातों में चूल्हे की गर्मी, ये सब पुतिन के बचपन का हिस्सा था। लेकिन ये आसान नहीं था। भोजन की कमी, सर्दियों की ठिठुरन और युद्ध की छायाएं परिवार को हर दिन चुनौती देती थी। भारत में उस दौर की तरह, जब आजादी के बाद लोग तंगहाली में भी उम्मीद के साथ जी रहे थे, लेनिनग्राद में भी लोग मेहनत और हिम्मत से जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। छोटा व्लादिमीर इन गलियों में बड़ा हुआ। लेनिनग्राद की सड़कें कोई खेल का मैदान नहीं थी। गलियों में बच्चे खेलते तो थे, मगर अक्सर मुट्ठियां भी चलती थी। व्लादिमीर कमजोर नहीं था, पतला दुबला, मगर तेज और चपल। गली के झगड़ों में उसने जल्दी सीख लिया कि कमजोरी दिखाने का मतलब है हार। इन झगड़ों ने उसे सिखाया कि जिंदगी में जीतने के लिए दिमाग और ताकत दोनों चाहिए। स्कूल में वो कोई होनहार छात्र नहीं था। औसत नंबर, औसत उपस्थिति, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। शिक्षक कहते, वोलोदिया में जिद है। अगर उसने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही मानेगा। ये जिद ही थी जो उसे भीड़ से अलग करती थी। लेनिनग्राद की गलियां सिर्फ झगड़ों का मैदान नहीं थी, वहां सोवियत आदर्श भी गूंजते थे। स्कूलों में, सड़कों पर, हर जगह देशभक्ति की बातें थी। साम्यवादी नारे, लाल झंडे और सोवियत संघ की ताकत की कहानियां बच्चों के मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना बोती थी। व्लादिमीर भी इससे अछूता नहीं था। उसका मन जासूसी कहानियों में रमता था। जेम्स बॉन्ड की तरह का कोई नायक या सोवियत जासूस
जो खामोशी से देश की रक्षा करता हो। ये उसका सपना था। रात में जब परिवार सो जाता, वो किताबों और फिल्मों की दुनिया में खो जाता। जासूस बनने का ख्याल उसके मन में गहरे बैठ गया। एक बार उसने हिम्मत करके स्थानीय केजीबी दफ्तर का रुख किया। एक बच्चे की मासूम हिम्मत थी। उसने पूछा, मैं जासूस कैसे बन सकता हूं? जवाब में एक सख्त अफसर ने कहा, पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर बात करेंगे। ये जवाब उसे निराश नहीं बल्कि प्रेरित करता था। 11 साल की उम्र में व्लादिमीर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जूडो। लेनिनग्राद के एक छोटे से जिम में उसने पहली बार जूडो का प्रशिक्षण लिया। ये कोई खेल नहीं था, ये जिंदगी का सबक था। जूडो ने उसे सिखाया कि ताकत से ज्यादा जरूरी है रणनीति। सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, धैर्य, नियंत्रण और समय का इंतजार। इन सबक ने उसके व्यक्तित्व को नया आकार दिया। उसका कोच अनातोली राखलिन सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक पिता तुल्य मार्गदर्शक बन गया। अनातोली ने देखा कि इस दुबले पतले लड़के में कुछ खास है। वो जूडो के मैदान पर घंटों मेहनत करता, बार बार गिरता, मगर हार नहीं मानता। जूडो के साथ साथ उसने संबो भी सीखा, जो सोवियत मार्शल आर्ट था। इन खेलों ने उसे शारीरिक ताकत दी, मगर उससे भी ज्यादा आत्मविश्वास। वो लड़का जो गलियों में दूसरों से भिड़ता था, अब अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख रहा था। जूडो का मैदान व्लादिमीर के लिए एक स्कूल था। वहां वो सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि जिंदगी के सबक सीख रहा था। अनातोली ने उसे बताया, जूडो में जीत उसी की होती है जो डर को हराता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। गलियों की कठोरता, परिवार की तंगी और स्कूल की चुनौतियों ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि जिंदगी आसान नहीं, मगर जूडो ने उसे रास्ता दिखाया, हर चुनौती को एक मौके में बदलने का। यही अनुशासन, यही दृढ़ता जो बाद में उसके नेतृत्व में दिखी, उसकी नींव यहीं पड़ी थी। लेनिनग्राद की गलियां, परिवार की मेहनत और जूडो का मैदान, ये सब मिलकर उस व्लादिमीर को बना रहे थे जो एक दिन दुनिया के सामने खड़ा होगा। उसका बचपन कोई परीक्षा नहीं था, ये संघर्ष की कहानी थी जिसमें एक साधारण लड़के ने सीखा कि जिंदगी में जीतने के लिए हिम्मत, दिमाग और अनुशासन चाहिए। सोवियत संघ की देशभक्ति ने उसके मन में एक आग जलाई थी। वो सिर्फ जासूस बनना नहीं चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे भारत में उस दौर के बच्चे आजादी की कहानियों को सुनकर बड़े सपने देखते थे, वैसे ही व्लादिमीर लेनिनग्राद की गलियों में सपने बुन रहा था। ये छोटा सा वोलोद्या अब स्कूल की पढ़ाई को और गंभीरता से लेने वाला था। जासूस बनने का सपना उसे कानून की पढ़ाई की ओर ले जाएगा। लेनिनग्राद की गलियां उसे छोड़ेंगी नहीं, मगर वो अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसकी कहानी का पहला पन्ना लिखा जा चुका था। एक साधारण परिवार, कठिन परिवेश और एक जलती हुई महत्वाकांक्षा। ये कहानी अभी शुरू हुई थी और इसका अगला पड़ाव उसकी शिक्षा और सपनों को सच करने की जिद थी। अध्याय 2, शिक्षा और युवावस्था, कानून की पढ़ाई और महत्वाकांक्षाएं। लेनिनग्राद की गलियां अब व्लादिमीर पुतिन के लिए सिर्फ यादों का हिस्सा थी। वो लड़का जो कभी टूटी फूटी सड़कों पर दोस्तों के साथ भिड़ता था, अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। 1960 के दशक का लेनिनग्राद बदल रहा था और इसके साथ व्लादिमीर भी। उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, वही सपना, सोवियत संघ के लिए कुछ बड़ा करने का। जासूस बनने का ख्याल जो बचपन में जेम्स बॉन्ड की कहानियों और सोवियत जासूसी फिल्मों से जगा था, अब और गहरा हो चुका था। मगर उसने सीख लिया था कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और दिशा चाहिए, और उस दिशा का नाम था शिक्षा। लेनिनग्राद की कठिन गलियों ने उसे जिंदगी का पहला सबक दिया था, लेकिन अब वो एक ऐसी राह पर था जो उसे केजीबी के दरवाजे तक ले जाएगी।
ये कहानी है उस युवा व्लादिमीर की, जिसने कानून की किताबों और अनुशासित जीवन के बीच अपने भविष्य की नींव रखी। व्लादिमीर का स्कूल जीवन आसान नहीं था। वो कोई किताबी कीड़ा नहीं था जो घंटों किताबों में डूबा रहे। स्कूल में उसका प्रदर्शन औसत था, मगर उसकी जिद और अनुशासन उसे बाकियों से अलग करता था। लेनिनग्राद के स्कूल नंबर 193 में पढ़ते हुए उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया। शिक्षकों ने देखा कि ये लड़का भले ही टॉपर न हो, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। वो सवाल पूछता, बहस करता और हार नहीं मानता। सोवियत समाज में उस समय देशभक्ति का जुनून हर बच्चे के मन में भरा जाता था। स्कूल की दीवारों पर लाल झंडे, लेनिन की तस्वीरें और युद्ध के नायकों की कहानियां थी। व्लादिमीर इन कहानियों से प्रभावित था। वो सोवियत संघ की ताकत को न सिर्फ गर्व से देखता, बल्कि उसका हिस्सा बनना चाहता था। 1970 में जब वो 17 साल का था, व्लादिमीर ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ये सोवियत संघ की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक थी और वहां पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कानून की पढ़ाई चुनी, शायद इसलिए कि वह जानता था कि केजीबी में जाने के लिए ये एक मजबूत रास्ता है। यूनिवर्सिटी का माहौल लेनिनग्राद की गलियों से बहुत अलग था। यहाँ किताबें, बहसें और विचारों की दुनिया थी। मगर व्लादिमीर के लिए ये सिर्फ डिग्री का सवाल नहीं था। ये उसका सपना पूरा करने का पहला कदम था। वो जानता था कि केजीबी में भर्ती होने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं, शिक्षा, अनुशासन और सही कनेक्शन भी चाहिए। यूनिवर्सिटी में व्लादिमीर का जीवन अनुशासित था। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और जूडो का अभ्यास जारी रखता। जूडो अब उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था। लेनिनग्राद की गलियों में शुरू हुआ ये शौक अब उसकी पहचान बन चुका था। वो जूडो के मैदान पर उतना ही केंद्रित था जितना क्लासरूम में। उसके कोच अनातोली राखलिन अब भी उसके मार्गदर्शक थे। अनातोली कहते थे, व्लादिमीर, जिंदगी एक जूडो मैट की तरह है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब हमला करना है और कब रुकना है। ये सबक व्लादिमीर ने दिल से सीखा। वो क्लास में कानून के सिद्धांतों को पढ़ता, मगर जूडो के मैदान पर वो जिंदगी के सिद्धांत सीख रहा था। धैर्य, रणनीति और समय का सही इस्तेमाल। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान व्लादिमीर का सामना सोवियत समाज के एक और पहलू से हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी। उस समय सोवियत संघ में पार्टी का प्रभाव हर जगह था। यूनिवर्सिटी में छात्रों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाता था। व्लादिमीर ने कम्युनिस्ट यूथ लीग, कोमसोमोल में हिस्सा लिया। ये कोई औपचारिकता नहीं थी, ये उसकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। वो समझता था कि सोवियत व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़ना जरूरी है, मगर वो कोई अंधभक्त नहीं था। उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर थी, केजीबी। वो जानता था कि जासूसी की दुनिया में सिर्फ वफादारी नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत भी चाहिए। यूनिवर्सिटी के दिनों में व्लादिमीर ने दोस्त बनाए, मगर वो ज्यादा खुलने वाला इंसान नहीं था। उसके सहपाठी उसे एक शांत, गंभीर और थोड़ा रहस्यमयी लड़के के रूप में याद करते हैं। वो हंसी मजाक में हिस्सा लेता, मगर उसकी बातों में एक ठहराव था। शायद ये जूडो का असर था, या शायद लेनिनग्राद की गलियों ने उसे सिखाया था कि अपनी भावनाएं छुपाना ही ताकत है। उसने जर्मन भाषा भी सीखी, जो बाद में उसके केजीबी करियर में काम आएगी। जर्मन सीखना उसके लिए सिर्फ एक विषय नहीं था, ये एक रणनीतिक कदम था। वो जानता था कि केजीबी के लिए विदेशी भाषाएं और खुफिया जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। 1975 में 22 साल की उम्र में व्लादिमीर ने अपनी कानून की डिग्री पूरी की। उसका थीसिस आर्थिक कानून पर था, मगर उसका असली लक्ष्य अब भी वही था, केजीबी। यूनिवर्सिटी के आखिरी सालों में उसने अपने सपने को और गंभीरता से लिया। वो जानता था कि केजीबी में प्रवेश आसान नहीं होगा।
इसके लिए न सिर्फ शैक्षिक योग्यता बल्कि शारीरिक और मानसिक ताकत की भी जरूरत थी। उसने अपने जूडो के प्रशिक्षण को और तेज किया। जूडो में वो अब ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका था और लेनिनग्राद में स्थानीय टूर्नामेंट्स में उसका नाम जाना जाने लगा था। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये उसकी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन था। यूनिवर्सिटी के बाद का समय व्लादिमीर के लिए एक इम्तिहान था। वो अब एक युवा था जिसके पास डिग्री थी, जूडो में महारत थी और मन में एक जलता हुआ सपना था। मगर केजीबी का दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलता। उसे इंतजार करना पड़ा, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी। इस दौरान उसने छोटे मोटे काम किए, मगर उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर थी। सोवियत समाज में उस समय अवसर कम थे और प्रतिस्पर्धा बहुत, मगर व्लादिमीर ने कभी हार नहीं मानी। जैसे भारत में उस दौर के युवा सरकारी नौकरियों के लिए कड़ी मेहनत करते थे, वैसे ही व्लादिमीर अपने सपने के लिए दिन रात एक कर रहा था। आखिरकार 1975 में उसका इंतजार खत्म हुआ। केजीबी ने उसे चुना। यह खबर उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। वो लड़का जो कभी लेनिनग्राद की गलियों में सपने बुनता था, अब सोवियत संघ की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी संस्था का हिस्सा बनने जा रहा था। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। केजीबी की दुनिया किताबों या फिल्मों की तरह नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कदम पर खतरा था और हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी। व्लादिमीर को यह अच्छी तरह पता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, वही सपना, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का। केजीबी में उसका प्रवेश न केवल उसकी मेहनत का फल था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा का पहला पड़ाव भी। ये कहानी अभी शुरू हुई थी। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी की किताबें और जूडो का मैदान उसे यहां तक लाए थे, लेकिन आगे की राह और भी चुनौतीपूर्ण थी। वो अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जहां उसका अनुशासन, उसकी रणनीति और उसकी दृढ़ता का असली इम्तिहान होने वाला था। अध्याय 3, केजीबी में करियर, जासूसी की दुनिया और पूर्वी जर्मनी का समय। लेनिनग्राद की गलियां और यूनिवर्सिटी की किताबें अब पीछे छूट चुकी थी। व्लादिमीर पुतिन, जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब उस सपने की दहलीज पर खड़ा था। 1975 का साल था और 22 साल की उम्र में वो सोवियत संघ की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर संस्था केजीबी का हिस्सा बन चुका था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां जासूस ग्लैमर और रोमांच की दुनिया में खो जाते हैं। केजीबी की दुनिया ठंडी, सख्त और खतरों से भरी थी। हर कदम पर सावधानी, हर फैसले में रणनीति और हर पल में देश के प्रति वफादारी, यही इस दुनिया का सच था। व्लादिमीर के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अनुशासन और उसकी देशभक्ति का इम्तिहान था। लेनिनग्राद की गलियों में पला बढ़ा वो लड़का अब जासूसी की दुनिया में कदम रख रहा था और उसका अगला पड़ाव था पूर्वी जर्मनी। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन के केजीबी करियर की, जहां उसने न केवल जासूसी की कला सीखी, बल्कि उस दृढ़ता और रणनीति को भी तराशा जो बाद में उसे वैश्विक मंच पर ले गई। केजीबी में प्रवेश कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। व्लादिमीर को कई दौर की कठिन जांच और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। लेनिनग्राद में केजीबी के मुख्यालय में उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। यहां उसे जासूसी के बुनियादी गुर सिखाए गए। सूचनाएं इकट्ठा करना, कोड भाषा समझना, निगरानी करना और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को छुपाना। केजीबी के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं थी। इसके लिए शारीरिक ताकत, मानसिक स्थिरता और अटूट वफादारी की जरूरत थी। व्लादिमीर का जूडो प्रशिक्षण यहां काम आया। जूडो ने उसे सिखाया था कि ताकत से ज्यादा जरूरी है समय का इंतजार और सही मौके पर हमला। यही रणनीति वो अब केजीबी की दुनिया में लागू कर रहा था। प्रशिक्षण के दौरान वो चुपचाप सीखता, देखता और अपने आप को तैयार करता। उसके साथ ही उसे एक शांत, गंभीर और थोड़ा रहस्यमयी इंसान के रूप में देखते थे।
वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब बोलता तो उसकी बात में वजन होता था। प्रशिक्षण के बाद व्लादिमीर को लेनिनग्राद में ही छोटी मोटी जिम्मेदारियां दी गई। वो स्थानीय स्तर पर निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने जैसे काम करता था। ये काम रोमांचक नहीं था। ज्यादातर समय कागजी कार्रवाई, फाइलें तैयार करना और छोटी छोटी सूचनाओं का विश्लेषण करना होता था। मगर व्लादिमीर ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी नजरें उस बड़े मंच पर थी जहां वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सके। जैसे भारत में उस दौर के युवा सिविल सेवा में प्रवेश के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वैसे ही व्लादिमीर केजीबी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हर छोटे काम को गंभीरता से ले रहा था। 1985 में व्लादिमीर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसे पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में पोस्टिंग मिली। ये उसके लिए पहला विदेशी मिशन था। उस समय पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का करीबी सहयोगी था और शीत युद्ध अपने चरम पर था। पश्चिमी जर्मनी और नाटो की ताकत के सामने पूर्वी जर्मनी में केजीबी का काम बेहद संवेदनशील था। व्लादिमीर का काम था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, स्थानीय जासूसों को भर्ती करना और सोवियत हितों की रक्षा करना। ड्रेसडेन में वो एक साधारण अपार्टमेंट में रहता था जो केजीबी के स्थानीय दफ्तर के पास था। बाहर से वो एक सामान्य कर्मचारी लगता था, मगर उसका असली काम था पर्दे के पीछे की दुनिया में सेंध लगाना। ड्रेसडेन में व्लादिमीर का जीवन अनुशासित था। वो सुबह जल्दी उठता, अपने काम की फाइलें तैयार करता और दिन का ज्यादातर समय स्थानीय लोगों, राजनेताओं और संभावित जासूसों से संपर्क बनाने में बिताता। उसकी जर्मन भाषा की जानकारी यहाँ बहुत काम आई। यूनिवर्सिटी में सीखी गई जर्मन भाषा ने उसे स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुलने मिलने में मदद की। वो जर्मन संस्कृति को समझने लगा, उनकी बातचीत में छुपी सूचनाओं को पकड़ने लगा। मगर ये काम आसान नहीं था। शीत युद्ध के दौरान हर कदम पर खतरा था। पश्चिमी जासूस, डबल एजेंट्स और ड्रेसडेन की सड़कों पर सतर्क नजरें, हर कोई शक के दायरे में था। व्लादिमीर ने ड्रेसडेन में न केवल जासूसी की, बल्कि ये भी सीखा कि सत्ता की असली ताकत क्या होती है। पूर्वी जर्मनी में उसने देखा कि कैसे सोवियत प्रभाव स्थानीय सरकार को नियंत्रित करता है। ये उसके लिए एक सबक था। सूचना और नियंत्रण ही सत्ता का आधार है। उसने स्थानीय लोगों को भर्ती करने की कला सीखी, उनकी कमजोरियों को समझा और उन्हें सोवियत हितों के लिए इस्तेमाल किया। ये काम धैर्य मांगता था और धैर्य व्लादिमीर के पास जूडो के मैदान से लेकर केजीबी की ट्रेनिंग तक बखूबी था। 1983 में ड्रेसडेन में ही व्लादिमीर की मुलाकात ल्यूडमिला से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। ल्यूडमिला एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और उनकी सादगी और बुद्धिमत्ता ने व्लादिमीर को आकर्षित किया। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हुआ और 1983 में उनकी शादी हुई। ड्रेसडेन में उनके जीवन में स्थिरता थी, मगर यह स्थिरता ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी जर्मनी में सोवियत प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। ये व्लादिमीर के लिए एक झटका था। ड्रेसडेन में केजीबी का दफ्तर घेर लिया गया और व्लादिमीर को महत्वपूर्ण दस्तावेज जलाने पड़े। वो रात उसके लिए भूलने वाली नहीं थी। भीड़ के शोर के बीच उसने शांति से अपने कर्तव्य निभाए, मगर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। सोवियत संघ का भविष्य क्या होगा? 1990 में व्लादिमीर लेनिनग्राद लौट आया। केजीबी में उसका करियर अब एक नए मोड़ पर था। सोवियत संघ टूटने की कगार पर था और व्लादिमीर को समझ आ रहा था कि अब जासूसी की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ और करना होगा। उसने केजीबी से इस्तीफा दे दिया, मगर उसकी ट्रेनिंग, उसका अनुशासन और उसकी रणनीतिक सोच उसके साथ रही। ड्रेसडेन ने उसे सिखाया था कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सूचना और नियंत्रण से बनती है। ये सबक वो अपने अगले पड़ाव, राजनीति में ले जाने वाला था। लेनिनग्राद लौटने के बाद व्लादिमीर का जीवन बदल गया। वो अब जासूस नहीं था,
मगर उसकी आंखों में वही जिद थी। केजीबी ने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। अब वो इस अनुभव को नई राह पर इस्तेमाल करने वाला था। लेनिनग्राद की गलियों से शुरू हुआ ये सफर अब सेंट पीटर्सबर्ग की राजनीति की ओर बढ़ रहा था। व्लादिमीर पुतिन की कहानी अभी अधूरी थी, मगर उसकी नींव, अनुशासन, रणनीति और देशभक्ति अब और मजबूत हो चुकी थी। अध्याय 4, राजनीति में प्रवेश, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक का सफर। लेनिनग्राद की गलियां, जूडो का मैदान और ड्रेसडेन की ठंडी सड़कें अब व्लादिमीर पुतिन के लिए अतीत का हिस्सा थी। 1990 में जब वो सोवियत संघ की सबसे रहस्यमयी संस्था केजीबी से लेनिनग्राद लौटा, तो उसके सामने एक नई दुनिया थी। सोवियत संघ टूटने की कगार पर था। वो देश जिसके लिए उसने जासूस बनकर सालों तक काम किया, अब बिखर रहा था। मगर व्लादिमीर का मन कभी हारा नहीं। उसकी आंखों में वही जिद थी, वही अनुशासन जो उसे लेनिनग्राद की गलियों से केजीबी तक ले गया था। अब वो एक नई राह पर कदम रखने जा रहा था, राजनीति की राह। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सत्ता, रणनीति और संबंधों का जाल हर कदम पर इम्तिहान लेता था। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन के उस सफर की जो उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग की स्थानीय सियासत से मॉस्को के सत्ता गलियारों तक ले गया। 1990 में लेनिनग्राद लौटने के बाद व्लादिमीर का जीवन अनिश्चितता से भरा था। केजीबी से इस्तीफा दे चुके थे, मगर उनकी महत्वाकांक्षा अब भी जिंदा थी। सोवियत संघ के पतन की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, लोग सड़कों पर थे और देश में अस्थिरता बढ़ रही थी। ऐसे में व्लादिमीर ने एक नया रास्ता चुना। लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार की छोटी सी भूमिका मिली। ये काम उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात अपने पुराने प्रोफेसर और लेनिनग्राद के मेयर एनातोली सोबचाक से हुई। सोबचाक उस समय शहर की सियासत में उभरता नाम थे। वे एक सुधारवादी नेता थे जो सोवियत व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। व्लादिमीर ने उनकी बुद्धिमत्ता और करिश्मे को देखा और सोबचाक ने व्लादिमीर की शांत ताकत और रणनीतिक सोच को पहचाना। 1991 में जब सोवियत संघ आखिरकार बिखर गया, लेनिनग्राद का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। उसी साल व्लादिमीर को सोबचाक ने अपनी टीम में शामिल किया। ये व्लादिमीर का राजनीति में पहला कदम था। सोबचाक ने उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग की म्युनिसिपल सरकार में विदेशी मामलों का सलाहकार बनाया। ये भूमिका छोटी थी, मगर व्लादिमीर के लिए ये एक बड़ा मौका था। सेंट पीटर्सबर्ग उस समय रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और यहाँ की सियासत में उठापटक कम नहीं थी। व्लादिमीर का काम था विदेशी निवेशकों से संपर्क करना, शहर में व्यापार को बढ़ावा देना और सोबचाक की नीतियों को लागू करने में मदद करना। ये काम उनके केजीबी अनुभव के लिए मुफीद था। ड्रेसडेन में उन्होंने सीखा था कि कैसे लोगों से जानकारी निकाली जाती है, कैसे संबंध बनाए जाते हैं और कैसे सत्ता के खेल में चुपके से आगे बढ़ा जाता है। व्लादिमीर ने इस भूमिका को पूरी गंभीरता से लिया। वो दिन रात काम करता, फाइलें तैयार करता और विदेशी कंपनियों के साथ मीटिंग्स आयोजित करता। उसका शांत स्वभाव और सटीक फैसले जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचने लगे। सोबचाक के दाहिने हाथ के रूप में वो धीरे धीरे सेंट पीटर्सबर्ग की सियासत में एक भरोसेमंद चेहरा बन गया। 1994 में उसे सेंट पीटर्सबर्ग का पहला उपमेयर नियुक्त किया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब वो सिर्फ सलाहकार नहीं था, वो शहर की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का हिस्सा था। उसने शहर में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे जर्मन और फिनिश कंपनियों को सेंट पीटर्सबर्ग में कारखाने खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। मगर ये दौर आसान नहीं था। रूस की अर्थव्यवस्था डामवाडोल थी और सेंट पीटर्सबर्ग में भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला था।
व्लादिमीर ने इस चुनौती को भी अपने जूडो के सबक की तरह लिया, सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। उसने माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सावधानी से निपटा। वो जानता था कि सेंट पीटर्सबर्ग की सियासत में टिकने के लिए न सिर्फ बुद्धिमत्ता बल्कि रणनीति और साहस भी चाहिए। उसने अपने केजीबी के अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। वो चुपके से संबंध बनाता, जानकारी इकट्ठा करता और सही समय पर सही कदम उठाता। लोग उसे एक ठंडे दिमाग वाले इंसान के रूप में देखते थे, जो कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करता, मगर उसकी शांति के पीछे एक तेज दिमाग काम करता था, जो हर कदम को सोच समझ कर उठाता था। 1996 में सोबचाक का मेयर का चुनाव हारना व्लादिमीर के लिए एक झटका था। सोबचाक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनकी हार ने व्लादिमीर को बेरोजगार छोड़ दिया। ये उसके लिए मुश्किल का समय था। सेंट पीटर्सबर्ग में उसने जो रुतबा बनाया था वो अब खतरे में था। मगर व्लादिमीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल किया और मॉस्को की ओर रुख किया। 1996 में उसे मॉस्को में क्रेमलिन में एक छोटी सी नौकरी मिली, राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन की प्रशासनिक टीम में एक मामूली पद। ये नौकरी भले ही छोटी थी, मगर व्लादिमीर के लिए ये सत्ता के केंद्र में प्रवेश का मौका था। मॉस्को में व्लादिमीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। सेंट पीटर्सबर्ग की स्थानीय सियासत से अब वो रूस की राष्ट्रीय सियासत में आ चुका था। येल्तसिन का रूस उस समय अस्थिरता से जूझ रहा था। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, चेचन्या में युद्ध चल रहा था और ओलिगार्क्स, वे अमीर व्यापारी जो रूस की संपत्ति पर कब्जा कर चुके थे, सत्ता को नियंत्रित कर रहे थे। व्लादिमीर ने इस माहौल को करीब से देखा। क्रेमलिन में उसका काम था राष्ट्रपति की संपत्ति का प्रबंधन करना। ये एक प्रशासनिक भूमिका थी, मगर इसने उसे क्रेमलिन के गलियारों में प्रवेश दिया। वो चुपके से सत्ता के खेल को समझने लगा। उसने देखा कि कैसे ओलिगार्क्स और राजनेता अपने हितों के लिए सौदेबाजी करते हैं। ये वही दुनिया थी जिसे उसने ड्रेसडेन में देखा था, सूचना और नियंत्रण की दुनिया। व्लादिमीर ने क्रेमलिन में अपनी छाप छोड़ी। उसका अनुशासित स्वभाव, तेज दिमाग और कम बोलने की आदत ने येल्तसिन की टीम में उसे भरोसेमंद बनाया। 1998 में उसे एफएसबी केजीबी का उत्तराधिकारी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एफएसबी रूस की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी का जिम्मा संभालती थी। व्लादिमीर ने इस भूमिका को पूरी ताकत से निभाया। उसने एफएसबी को और संगठित किया, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और रूस की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। यहां उसका केजीबी का अनुभव काम आया। वो जानता था कि सत्ता को बनाए रखने के लिए सूचना और नियंत्रण कितने जरूरी है। 1999 में व्लादिमीर की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। येल्तसिन ने उसे रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। व्लादिमीर, जो कभी लेनिनग्राद की गलियों में एक साधारण लड़का था, अब रूस की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहा था। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ उसका सफर अब मॉस्को के क्रेमलिन तक जा पहुंचा था। उसकी रणनीति, उसका अनुशासन और उसकी चुपके से काम करने की कला ने उसे यहां तक लाया था। अब वो एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहा था जो रूस के इतिहास को बदल देगी। अध्याय 5, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, येल्तसिन का उत्तराधिकारी। व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी अब तक एक लंबा सफर तय कर चुकी थी। लेनिनग्राद की टूटी फूटी गलियों से लेकर ड्रेसडेन की जासूसी दुनिया और सेंट पीटर्सबर्ग की सियासत तक, उन्होंने हर कदम पर अनुशासन और रणनीति के साथ अपनी राह बनाई थी। 1999 का साल था और मॉस्को के क्रेमलिन में वो अब एक ऐसी मंजिल पर खड़े थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बोरिस येल्तसिन का रूस अस्थिरता से जूझ रहा था। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, चेचन्या में युद्ध छिड़ा हुआ था
और सत्ता के गलियारों में अनिश्चितता का आलम था। ऐसे में अगस्त 1999 में येल्तसिन ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये एक ऐसी उछाल थी जिसने सबको चौंका दिया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही महीनों बाद पुतिन रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। ये कहानी है उस ऐतिहासिक मोड़ की जब एक साधारण परिवार का लड़का रूस की सत्ता का चेहरा बन गया। 1999 की गर्मियां थी, जब व्लादिमीर पुतिन को क्रेमलिन में एक नया रोल मिला। येल्तसिन की सरकार में कई प्रधानमंत्री आ चुके थे और जा चुके थे, मगर पुतिन का नाम किसी के लिए परिचित नहीं था। वो एफएसबी का प्रमुख था, एक शांत और रहस्यमयी शख्स जिसके बारे में क्रेमलिन के गलियारों में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। येल्तसिन, जो बीमारी और अलोकप्रियता से जूझ रहे थे, को एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो सत्ता को संभाल सके। पुतिन की नियुक्ति ने कई भौहें चढ़ा दी। लोग पूछ रहे थे, ये शख्स कौन है? मगर येल्तसिन ने पुतिन की रणनीतिक सोच और अनुशासित स्वभाव पर भरोसा किया। पुतिन ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, चेचन्या में दूसरा युद्ध। चेचन विद्रोहियों ने दागेस्तान पर हमला किया था और रूस की सुरक्षा दांव पर थी। पुतिन ने इस संकट को एक मौके की तरह लिया। उन्होंने युद्ध को कड़ाई से संभाला, सैन्य कार्रवाइयों को तेज किया गया और पुतिन ने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश किया। मॉस्को में हुए बम धमाकों, जिन्हें चेचन विद्रोहियों से जोड़ा गया, ने देश में डर और गुस्सा पैदा कर दिया। पुतिन ने इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आतंकवादियों को कहीं भी मार डालने की बात कही, जिसने उनकी छवि को एक सख्त और निडर नेता के रूप में मजबूत किया। भारत में उस दौर के सियासी नेताओं की तरह जो संकट के समय देश को एकजुट करने की कोशिश करते थे, पुतिन ने भी रूस को एक नई ताकत और दिशा देने का वादा किया। पुतिन की ये छवि जनता में तेजी से लोकप्रिय हुई। येल्तसिन के शासन में लोग अव्यवस्था और आर्थिक तंगी से तंग आ चुके थे। ओलिगार्क्स, वे अमीर व्यापारी जिन्होंने रूस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, जनता के गुस्से का कारण थे। ऐसे में पुतिन का सख्त रवैया और देशभक्ति भरा अंदाज लोगों को भा गया। वो चुपके से अपनी रणनीति बनाते रहे। क्रेमलिन में उन्होंने येल्तसिन की टीम के साथ काम किया, मगर उनकी नजरें भविष्य पर थी। केजीबी और सेंट पीटर्सबर्ग में सीखे गए सबक अब काम आ रहे थे, सूचना, नियंत्रण और समय का सही इस्तेमाल। पुतिन जानते थे कि सत्ता का खेल धैर्य और रणनीति का खेल है। 31 दिसंबर 1999 को रूस के लिए एक ऐतिहासिक दिन आया। बोरिस येल्तसिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। ये खबर पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। पुतिन, जो कुछ महीने पहले तक एक गुमनाम चेहरा थे, अब रूस की सत्ता के शीर्ष पर थे। येल्तसिन का यह फैसला कई मायनों में रणनीतिक था। उनकी सेहत खराब थी और वो चाहते थे कि सत्ता किसी भरोसेमंद शख्स के हाथ में जाए। पुतिन ने येल्तसिन को भरोसा दिलाया था कि वो उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस वादे ने पुतिन को क्रेमलिन की कुर्सी तक पहुंचाया। 2000 की शुरुआत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पुतिन ने अपनी छवि को और मजबूत किया। चेचन्या युद्ध में उनकी सख्त नीतियों ने जनता का समर्थन हासिल किया। मार्च 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये जीत कोई आश्चर्य नहीं थी। रूस की जनता एक ऐसे लीडर की तलाश में थी जो देश को स्थिरता और गौरव दे सके। पुतिन ने अपने भाषणों में बार बार रूस की खोई हुई ताकत को वापस लाने का वादा किया। उनकी सादगी, जूडों की छवि और सख्त बयानबाजी ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। जैसे भारत में उस समय के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय गौरव की बात करके जनता का दिल जीता था, वैसे ही पुतिन ने रूस के लोगों को एक नया सपना दिखाया। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने तेजी से कदम उठाए।
उन्होंने ओलिगार्क्स पर नकेल कसनी शुरू की। ये अमीर व्यापारी, जिन्होंने येल्तसिन के दौर में रूस की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया था, अब पुतिन के निशाने पर थे। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस की सत्ता अब क्रेमलिन के हाथ में होगी, न कि ओलिगार्क्स के। उन्होंने बोरिस बेरेजोवस्की और व्लादिमीर गुसिन्स्की जैसे बड़े ओलिगार्क्स को निशाना बनाया। कुछ को जेल हुई, कुछ देश छोड़कर भाग गए। ये पुतिन की ताकत का पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, वो फैसले लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी कदम उठाए। येल्तसिन के दौर में रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। 1998 का वित्तीय संकट रूस को गहरे कर्ज में डुबो गया था। पुतिन ने टैक्स सुधार किए, जिससे सरकारी खजाना भरने लगा। तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने भी उनकी मदद की। रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाया और जनता के सामने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो रूस को फिर से महान बना सकता है। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मगर पुतिन का पहला कार्यकाल सिर्फ सुधारों और लोकप्रियता का नहीं था। ये एक ऐसा दौर भी था जब उनकी सख्त नीतियों ने सवाल खड़े किए। चेचन्या युद्ध में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। मीडिया पर उनका नियंत्रण बढ़ता गया। स्वतंत्र पत्रकारों और टीवी चैनलों पर दबाव डाला गया। पुतिन ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया। उनका मानना था कि रूस को स्थिरता चाहिए और इसके लिए कठोर फैसले जरूरी है। उनकी इस सोच ने उन्हें एक तानाशाह की छवि दी, मगर रूस की जनता के लिए वो एक मजबूत नेता थे। 2000 से 2004 तक का उनका पहला कार्यकाल रूस के लिए एक नया मोड़ था। 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने फिर से भारी बहुमत से जीत हासिल की। इस बार उनकी जीत और भी बड़ी थी। रूस की जनता ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो देश को अस्थिरता के दौर से निकाल सकता है। पुतिन ने इस भरोसे को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सत्ता को केंद्रीकृत करना शुरू किया। क्षेत्रीय गवर्नरों की शक्ति को कम किया गया और क्रेमलिन का नियंत्रण बढ़ा। ये एक ऐसा रूस था जो पुतिन के हिसाब से चलने वाला था। पुतिन का ये दौर उनकी रणनीतिक सोच का प्रदर्शन था। केजीबी में सीखी गई चुपके से काम करने की कला, सेंट पीटर्सबर्ग में सीखा सियासी खेल और ड्रेसडेन में सीखी नियंत्रण की कला, ये सब अब उनके नेतृत्व में दिख रहे थे। वो जानते थे कि सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता का भरोसा और सख्त नियंत्रण दोनों चाहिए। जैसे भारत में उस समय के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए कठोर कदम उठाए थे, वैसे ही पुतिन ने रूस को एकजुट करने के लिए सख्ती और रणनीति का सहारा लिया। 2000 की शुरुआत में जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो रूस एक बिखरा हुआ देश था, मगर उनके पहले कार्यकाल के अंत तक रूस में स्थिरता की एक नई लहर थी। पुतिन की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी थी जो रूस को फिर से महान बना सकता है। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी कहानी का अगला पड़ाव और भी जटिल और विवादास्पद होने वाला था। सेंट पीटर्सबर्ग का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब रूस की तकदीर लिख रहा था। अध्याय 6, प्रथम राष्ट्रपति काल 2000 से 2008 उदास स्माइली स्थिरता और सुधार। व्लादिमीर पुतिन अब रूस की सत्ता के शीर्ष पर थे। 2000 में जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति की शपथ ली तो रूस एक तूफान से गुजर रहा था। बोरिस येल्तसिन का दौर अस्थिरता, आर्थिक संकट और सत्ता के दुरुपयोग की कहानियों से भरा था। चेचन्या में युद्ध, ओलिगार्क्स का दबदबा और जनता का टूटता भरोसा, ये सब पुतिन के सामने था। मगर लेनिनग्राद की गलियों में पला बढ़ा वो लड़का जिसने केजीबी में अनुशासन सीखा और सेंट पीटर्सबर्ग में सियासत का ककहरा पढ़ा, अब तैयार था। पुतिन ने रूस को स्थिरता देने का वादा किया और उनके पहले कार्यकाल 2000 से 2008 ने रूस के चेहरे को बदल दिया। ये कहानी है उनके उस दौर की जब उन्होंने न केवल रूस को संकट से उबारा
बल्कि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की, सुधार लागू किए और दुनिया में रूस की खोई हुई ताकत को वापस लाने की नींव रखी। मगर इस स्थिरता की कीमत भी थी, विवाद, आलोचनाएं और एक ऐसी छवि जो तानाशाही की ओर इशारा करती थी। 2000 की शुरुआत में जब पुतिन ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली तो रूस एक बिखरा हुआ देश था। येल्तसिन के शासन में अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। 1998 का वित्तीय संकट रूस को कर्ज के बोझ तले दबा गया था। ओलिगार्क्स, वे अमीर व्यापारी जिन्होंने सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, सत्ता के असली खिलाड़ी बन चुके थे। जनता भूख, बेरोजगारी और अनिश्चितता से तंग थी। पुतिन ने इस माहौल को समझा। वो जानते थे कि रूस को एकजुट करने के लिए न सिर्फ आर्थिक सुधार बल्कि एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। उनकी पहली प्राथमिकता थी स्थिरता। जैसे भारत में उस समय के कुछ नेता राष्ट्रीय एकता और विकास की बात करते थे, वैसे ही पुतिन ने रूस को फिर से महान बनाने का सपना दिखाया। पुतिन ने सबसे पहले ओलिगार्क्स को निशाना बनाया। ये व्यापारी जैसे बोरिस बेरेजोवस्की और व्लादिमीर गुसिन्स्की न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते थे, बल्कि मीडिया और राजनीति पर भी उनकी पकड़ थी। पुतिन ने साफ कर दिया कि अब सत्ता क्रेमलिन के हाथ में होगी। उन्होंने एक रणनीति बनाई, या तो ओलिगार्क्स उनके साथ रहें या रूस छोड़ दें। बेरेजोवस्की और गुसिन्स्की जैसे बड़े नामों पर टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कुछ को जेल हुई, कुछ देश छोड़कर भाग गए। मिखाइल खोदोरोवस्की, रूस के सबसे अमीर लोगों में से एक, को 2003 में गिरफ्तार किया गया। उनकी कंपनी यूकोस को तोड़ दिया गया। ये पुतिन का सत्ता का प्रदर्शन था। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी क्रेमलिन से बड़ा नहीं है। इस कदम ने जनता में पुतिन की छवि को और मजबूत किया। रूस के लोग जो ओलिगार्क्स की लूट से तंग थे, पुतिन को एक नायक के रूप में देखने लगे। मगर इस शक्ति की कीमत भी थी। मीडिया पर पुतिन की पकड़ बढ़ने लगी। स्वतंत्र टीवी चैनल जैसे एनटीवी, जो गुसिन्स्की के नियंत्रण में था, सरकार के अधीन आ गया। पत्रकारों पर दबाव बढ़ा और कुछ ने अपनी जान गंवाई। पुतिन के आलोचकों ने इसे तानाशाही का पहला कदम कहा, मगर पुतिन का तर्क था कि रूस को स्थिरता के लिए कठोर फैसले चाहिए। उनकी नजर में स्वतंत्र मीडिया अक्सर ओलिगार्क्स के हितों को बढ़ावा देता था और इसे नियंत्रित करना जरूरी था। आर्थिक मोर्चे पर पुतिन ने बड़े सुधार किए। 2000 की शुरुआत में तेल और गैस की कीमतों में वैश्विक उछाल ने रूस की मदद की। पुतिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने टैक्स सिस्टम में सुधार किया, जिससे सरकारी खजाना भरने लगा। एक फ्लैट टैक्स रेट लागू किया गया, जिसने टैक्स चोरी को कम किया। सरकारी कंपनियों, खासकर तेल और गैस क्षेत्र में जैसे गज़प्रोम, को मजबूत किया गया। रूस का कर्ज कम हुआ और मध्यम वर्ग की जिंदगी में सुधार होने लगा। पुतिन ने पेंशन और वेतन समय पर देने की व्यवस्था की, जो येल्तसिन के दौर में अक्सर रुक जाता था। 2000 से 2008 तक रूस की जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई। ये आर्थिक स्थिरता पुतिन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जैसे भारत में 2000 के दशक में आर्थिक सुधारों ने मध्यम वर्ग को नई उम्मीद दी थी, वैसे ही पुतिन ने रूस के लोगों को एक बेहतर भविष्य का वादा किया। मगर पुतिन का पहला कार्यकाल सिर्फ सुधारों और लोकप्रियता का नहीं था। चेचन्या युद्ध अब भी एक बड़ा मुद्दा था। 2000 में रूस ने चेचन्या पर फिर से नियंत्रण हासिल किया, मगर इसकी कीमत भारी थी। मानवाधिकार संगठनों ने रूसी सेना पर क्रूरता के आरोप लगाए। हजारों लोग मारे गए और चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी तबाह हो गई। पुतिन ने इसे रूस की एकता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। उनकी सख्त नीतियों ने जनता का समर्थन तो हासिल किया, मगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी आलोचना बढ़ी। पुतिन ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया। उनका मानना था कि रूस की संप्रभुता सबसे ऊपर है। 2004 में
पुतिन ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। इस बार उनकी जीत और भी बड़ी थी। रूस की जनता ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो देश को संकट से निकाल सकता है। मगर इस जीत के साथ उनकी सत्ता और केंद्रीकृत होने लगी। क्षेत्रीय गवर्नरों की शक्ति को कम किया गया और क्रेमलिन ने उनके चयन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। ये कदम रूस को एकजुट करने के लिए था, मगर आलोचकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। पुतिन ने संसद और न्यायपालिका पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी पार्टी यूनाइटेड रूस संसद में सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये एक ऐसा रूस था जहां सत्ता का केंद्र अब क्रेमलिन था और क्रेमलिन का केंद्र था पुतिन। पुतिन की विदेश नीति भी इस दौर में आकार ले रही थी। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद पुतिन ने अमेरिका के साथ सहयोग की पेशकश की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस का समर्थन दिया और अमेरिका को मध्य एशिया में सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत दी। मगर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। नाटो का विस्तार और अमेरिका की रूस विरोधी नीतियां पुतिन को खटकने लगी। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो पुतिन ने इसका विरोध किया। वो रूस को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाहते थे जो पश्चिम के सामने झुके नहीं। इस दौर में पुतिन ने रूस की सैन्य ताकत को भी मजबूत करना शुरू किया। सेना में सुधार किए गए और रूस ने अपने हथियारों का आधुनिकीकरण शुरू किया। पुतिन की लोकप्रियता इस दौर में अपने चरम पर थी। उनकी सादगी और सख्त छवि जनता को पसंद थी। वो जूडो के मैदान में दिखते, सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ते या आम लोगों से मिलते। उनकी ये छवि एक ऐसे नेता की थी जो न सिर्फ सत्ता में है बल्कि जनता के दिल में भी। मगर इस चमक के पीछे एक और सच्चाई थी। मीडिया पर नियंत्रण, विपक्षी नेताओं पर दबाव और मानवाधिकारों की अनदेखी ने पुतिन की आलोचना को बढ़ाया। 2004 में बेसलान स्कूल में आतंकी हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया। इस संकट में पुतिन की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठे, मगर पुतिन ने इसे भी एक मौके की तरह लिया और रूस की सुरक्षा नीतियों को और सख्त किया। 2008 तक पुतिन का पहला कार्यकाल खत्म होने वाला था। रूस का संविधान उन्हें तीसरा कार्यकाल देने की इजाजत नहीं देता था, मगर पुतिन ने सत्ता छोड़ने का इरादा नहीं किया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनने के लिए चुना। ये एक रणनीतिक कदम था। पुतिन खुद प्रधानमंत्री बने, मगर असली सत्ता उनके हाथ में रही। ये दौर रूस के लिए स्थिरता का दौर था, मगर ये स्थिरता पुतिन की सख्त पकड़ के बिना मुमकिन नहीं थी। पुतिन का पहला कार्यकाल रूस के लिए एक नया अध्याय था। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला, ओलिगार्क्स की ताकत तोड़ी और रूस को दुनिया में एक मजबूत आवाज दी। मगर इसकी कीमत थी लोकतंत्र पर सवाल, मीडिया पर नियंत्रण और मानवाधिकारों की अनदेखी। जैसे भारत में उस समय के कुछ सुधारों ने विकास को गति दी, मगर सामाजिक सवाल भी उठाए, वैसे ही पुतिन का रूस एक दोधारी तलवार पर चल रहा था। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब रूस की तकदीर लिख रहा था। मगर उनकी कहानी का अगला पड़ाव और भी जटिल और विवादास्पद होने वाला था। अध्याय 7, मेदवेदेव काल और वापसी। 2008 से 2012 उदास स्माइली प्रधानमंत्री के रूप में शक्ति। 2008 का साल था और व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता के शिखर पर थे। उनके पहले 2 राष्ट्रपति कार्यकाल 2000 से 2008 ने रूस को आर्थिक संकट से उबारा, ओलिगार्क्स की ताकत तोड़ी और देश को एक नई स्थिरता दी। मगर रूस का संविधान उन्हें तीसरा लगातार कार्यकाल नहीं दे सकता था। क्रेमलिन के गलियारों में सवाल गूंज रहे थे, पुतिन अब क्या करेंगे? क्या वो सत्ता छोड़ देंगे? लेनिनग्राद की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर अब इतना लंबा हो चुका था कि सत्ता उनके लिए सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। पुतिन ने एक रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी दमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया
और खुद प्रधानमंत्री की भूमिका में आए। ये कहानी है उस दौर की जब पुतिन ने सत्ता के पीछे रहकर भी रूस को नियंत्रित किया और 2012 में एक बार फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर शानदार वापसी की। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें उनकी रणनीति, सत्ता पर पकड़ और रूस की बदलती तस्वीर साफ दिखती है। 2008 में जब दमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति की शपथ ली तो रूस की जनता और दुनिया की नजरें पुतिन पर थी। मेदवेदेव एक युवा, आधुनिक और सुधारवादी नेता के रूप में देखे गए। वो पुतिन के विश्वास पात्र थे जो सेंट पीटर्सबर्ग में उनके साथ काम कर चुके थे। मगर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि पुतिन ने सत्ता छोड़ दी है। प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन ने क्रेमलिन की असली कमान अपने हाथ में रखी। ये एक ऐसा तालमेल था जिसे रूस में टेंडम कहा गया। मेदवेदेव राष्ट्रपति थे मगर पुतिन असली ताकत। जैसे भारत में उस समय कुछ गठबंधन सरकारों में सत्ता के पीछे की ताकत साफ दिखती थी, वैसे ही रूस में पुतिन की छाया हर फैसले पर थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन ने अपनी रणनीति को और तेज किया। उन्होंने सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज को संभाला, आर्थिक नीतियों को दिशा दी और रूस की विदेश नीति पर अपनी छाप बनाए रखी। 2008 में रूस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जॉर्जिया के साथ युद्ध। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया के मुद्दे पर जॉर्जिया के साथ तनाव बढ़ा और रूस ने सैन्य कार्रवाई की। ये युद्ध सिर्फ 5 दिन चला मगर इसने रूस की सैन्य ताकत और पुतिन की निर्णायक छवि को दुनिया के सामने ला दिया। पुतिन ने जॉर्जिया को साफ संदेश दिया कि रूस अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। मेदवेदेव भले ही राष्ट्रपति थे मगर इस युद्ध में पुतिन की रणनीति साफ दिखी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस की आलोचना की मगर पुतिन ने इसे नजरअंदाज किया। उनका मानना था कि रूस की ताकत दुनिया को दिखानी जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट रूस के लिए एक बड़ा झटका था। तेल की कीमतें गिर गई और रूस की अर्थव्यवस्था, जो तेल और गैस पर बहुत हद तक निर्भर थी, डगमगा गई। पुतिन ने इस संकट को संभालने के लिए तेजी से कदम उठाए। उन्होंने सरकारी खर्च बढ़ाया, बैंकों को सहायता दी और मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की। मेदवेदेव ने भी आधुनिकीकरण की बात की, जैसे तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना, मगर पुतिन की नीतियां ही हावी रही। रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटी और पुतिन की लोकप्रियता बरकरार रही। उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो संकट में भी देश को संभाल सकता है। जैसे भारत में उस समय के आर्थिक सुधारों ने मध्यम वर्ग को नई उम्मीद दी थी, वैसे ही पुतिन ने रूस के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो देश को संकट से निकाल सकते हैं। मगर इस दौर में पुतिन की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हुई। उन्होंने यूनाइटेड रूस पार्टी को और संगठित किया, जो संसद में सबसे बड़ी ताकत थी। क्षेत्रीय नेताओं पर उनका नियंत्रण बढ़ा और क्रेमलिन की नीतियां पूरे देश में लागू होने लगी। मगर इस केंद्रीकरण ने आलोचनाएं भी बढ़ाई। विपक्षी नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों पर दबाव बढ़ता गया। कई पत्रकारों की रहस्यमय मौतें हुई और विपक्षी नेताओं को जेल या निर्वासन का सामना करना पड़ा। पुतिन और मेदवेदेव की जोड़ी ने रूस को स्थिरता तो दी, मगर यह स्थिरता लोकतंत्र की कीमत पर थी। पश्चिमी देशों ने पुतिन पर तानाशाही के आरोप लगाए, मगर रूस की जनता के लिए स्थिरता और आर्थिक सुधार ज्यादा मायने रखते थे। 2011 में पुतिन ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि वो 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से खड़े होंगे और मेदवेदेव प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कास्टिंग स्वैप रूस के लिए कोई आश्चर्य नहीं था, मगर इसने कई लोगों को नाराज किया। रूस की जनता, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा, इस फैसले से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि पुतिन और मेदवेदेव सत्ता को आपस में बांट रहे हैं और लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है। दिसंबर 2011 में संसदीय चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।
मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, जो चुनाव में धांधली और पुतिन की वापसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये रूस में एक नया दौर था, जहां जनता ने अपनी आवाज बुलंद की। पुतिन ने इन विरोधों को सख्ती से लिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पश्चिमी कठपुतलिया कहा और दावा किया कि ये विरोध अमेरिका और पश्चिमी देशों की साजिश है। उनकी सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। मगर पुतिन की लोकप्रियता ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में बरकरार थी। वहां के लोग उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते थे, जो रूस को पश्चिम के दबाव से बचा सकता है। जैसे भारत में उस समय कुछ नेताओं को ग्रामीण जनता का भारी समर्थन मिलता था, वैसे ही पुतिन की छवि एक ऐसे नेता की थी जो रूस की आत्मा को समझता है। 2012 में पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल की। इस बार उनका कार्यकाल 6 साल का था, क्योंकि संविधान में बदलाव कर कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई थी। उनकी जीत भारी बहुमत से थी, मगर विरोध प्रदर्शनों ने एक नई चुनौती पेश की। रूस का शहरी मध्यम वर्ग और युवा अब उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, मगर पुतिन अडिग थे। उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत की। मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा और विपक्षी नेताओं पर दबाव और तेज हुआ। उनकी नीतियां अब और सख्त हो रही थी। वो रूस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहते थे जो दुनिया में किसी के सामने न झुके। विदेश नीति में भी पुतिन इस दौर में सक्रिय रहे। जॉर्जिया युद्ध के बाद रूस ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया। पुतिन ने नाटो के विस्तार का कड़ा विरोध किया और रूस को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने चीन और अन्य गैर पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत किए। मेदवेदेव के कार्यकाल में रूस ने अमेरिका के साथ कुछ सहयोग किया, जैसे रिसेट नीति, मगर पुतिन की वापसी के साथ ये सहयोग कमजोर पड़ गया। पुतिन का मानना था कि पश्चिम रूस को कमजोर करना चाहता है और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। पुतिन का ये दौर उनकी रणनीति का चरम था। उन्होंने दिखा दिया कि वो सत्ता को छोड़ने वाले नेता नहीं हैं। मेदवेदेव के साथ उनकी जोड़ी ने रूस को स्थिरता दी, मगर इसकी कीमत थी। विरोध प्रदर्शन, विपक्ष का दमन और लोकतंत्र पर सवाल, ये सब पुतिन की सत्ता के साथ साथ चल रहे थे। जैसे भारत में उस समय के कुछ नेताओं ने सत्ता को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए, वैसे ही पुतिन ने रूस को अपने नियंत्रण में रखा। उनकी वापसी ने साफ कर दिया कि वो रूस की तकदीर के सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसका केंद्र है। 2012 में जब पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने, तो रूस एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। ये एक ऐसा रूस था जो आर्थिक रूप से मजबूत था, मगर सियासी रूप से बंटा हुआ था। पुतिन की छवि अब भी एक मजबूत नेता की थी, मगर उनकी नीतियों ने एक नई बहस छेड़ दी थी। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब रूस का चेहरा बन चुका था। मगर उनकी कहानी का अगला पड़ाव और भी जटिल होने वाला था। अध्याय 8, द्वितीय राष्ट्रपति काल 2012 वर्तमान केंद्रीकरण और चुनौतियां। 2012 में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर क्रेमलिन की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर अब रूस की तकदीर को आकार दे रहा था। मेदवेदेव के 4 साल के कार्यकाल में पुतिन ने पर्दे के पीछे से सत्ता को नियंत्रित किया था, मगर अब वह फिर से रूस के राष्ट्रपति थे। इस बार उनका कार्यकाल 6 साल का था और 2018 में फिर से चुने जाने के बाद वो 2024 तक सत्ता में रहे। 2020 के संवैधानिक बदलाव ने उन्हें 2036 तक शासन की राह खोल दी। ये दौर पुतिन के लिए सबसे जटिलरक्स और विवादास्पद रहा। उन्होंने रूस को एक मजबूत केंद्रीकृत राष्ट्र में बदल दिया, मगर इसके साथ ही आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक बेचैनी और वैश्विक तनाव भी बढ़े। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने उनके नेतृत्व को नए इम्तिहानों से रूबरू कराया।
ये कहानी है पुतिन के द्वितीय राष्ट्रपति काल की। एक ऐसा दौर जिसमें उनकी सत्ता अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंची, मगर चुनौतियां भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। 2012 में जब पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बने तो रूस एक नए मोड़ पर था। उनके पहले 2 कार्यकाल 2000 से 2008 ने देश को स्थिरता दी थी। ओलिगार्क्स की ताकत टूटी थी, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी और रूस ने वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद की थी। मगर 2011 से 12 के विरोध प्रदर्शनों ने दिखा दिया कि रूस का शहरी मध्यम वर्ग और युवा अब बदलाव चाहते थे। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर हजारों लोग पुतिन को हटाओ के नारे लगा रहे थे। उन्हें लगता था कि पुतिन और मेदवेदेव की सत्ता की अदला-बदली लोकतंत्र का मजाक है। पुतिन ने इन विरोधों को सख्ती से दबाया, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और विपक्षी नेताओं पर दबाव बढ़ा। उन्होंने इन विरोधों को पश्चिमी साजिश करार दिया और रूस की जनता को एकजुट करने के लिए देशभक्ति की भावना को और तेज किया। जैसे भारत में कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय गौरव की बात करके जनता को एकजुट किया, वैसे ही पुतिन ने रूस की ऐतिहासिक ताकत और स्वतंत्रता की कहानियों को हवा दी। पुतिन ने सत्ता को और केंद्रीकृत किया। यूनाइटेड रूस पार्टी के जरिए संसद पर उनकी पकड़ मजबूत थी। क्षेत्रीय गवर्नरों की शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी और अब क्रेमलिन का हर फैसला रूस के कोने कोने में लागू होने लगा। मीडिया पर नियंत्रण और सख्त हो गया। स्वतंत्र पत्रकारों और न्यूज चैनलों को या तो सरकार के अधीन होना पड़ा या बंद करना पड़ा। इंटरनेट पर भी निगरानी बढ़ी। पुतिन का मानना था कि रूस की स्थिरता के लिए ये जरूरी है, मगर इस केंद्रीकरण ने उनकी तानाशाह की छवि को और गहरा किया। पश्चिमी देशों ने रूस को एक प्रबंधित लोकतंत्र कहा, जहां चुनाव तो होते थे मगर उनके नतीजे पहले से तय थे। 2014 में पुतिन की नीतियों ने एक नया मोड़ लिया। यूक्रेन में मैदान क्रांति के बाद जब वहां की सरकार पश्चिम की ओर झुकी, पुतिन ने तेजी से कदम उठाया। रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये कदम रूस के लिए एक बड़ी जीत था। क्रीमिया, जो ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा रहा था, फिर से रूस में शामिल हो गया। रूस की जनता ने इसे उत्साह से स्वागत किया। पुतिन की लोकप्रियता फिर से आसमान छूने लगी। जैसे भारत में कुछ राष्ट्रीय मुद्दों ने जनता को एकजुट किया, वैसे ही क्रीमिया ने रूस में देशभक्ति की लहर पैदा की। मगर इसकी कीमत थी। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और रूबल का मूल्य गिर गया। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने रूस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। रूस ने चीन, भारत और अन्य गैर पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए। पुतिन ने ये साफ कर दिया कि रूस पश्चिम के दबाव में नहीं झुकेगा। उनकी इस नीति ने रूस को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी, मगर आर्थिक तंगी ने जनता को प्रभावित किया। मध्यम वर्ग की जिंदगी फिर से मुश्किल होने लगी। मगर पुतिन की देशभक्ति भरी छवि और मजबूत नेतृत्व ने उन्हें जनता का समर्थन दिलाया। 2018 में पुतिन ने चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। इस बार भी उनकी जीत भारी बहुमत से थी, मगर विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। पुतिन के आलोचक जैसे अलेक्सेई नवल्नी इस दौर में और मुखर हो गए। नवल्नी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया और पुतिन के करीबी ओलिगार्क्स पर सवाल उठाए। मगर पुतिन की सरकार ने नवल्नी और उनके समर्थकों को सख्ती से दबाया। नवल्नी को कई बार जेल हुई और 2020 में उन पर जहर से हमले का आरोप लगा। ये घटना रूस और पश्चिम के बीच तनाव को और बढ़ाने वाली थी। पुतिन ने इन आरोपों को खारिज किया, मगर उनकी छवि पर इसका असर पड़ा। 2020 में कोविड-19 महामारी ने रूस को भी अपनी चपेट में लिया। पुतिन ने महामारी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए,
जैसे लॉकडाउन और वैक्सीन विकास। रूस ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च की, जिसे पुतिन ने रूस की वैज्ञानिक ताकत का प्रतीक बताया। मगर महामारी ने रूस की अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया। बेरोजगारी बढ़ी और जनता में असंतोष बढ़ने लगा। पुतिन ने इस दौरान अपनी छवि को बनाए रखने के लिए देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की बात को और जोर दिया। जैसे भारत में महामारी के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, वैसे ही पुतिन ने रूस को बाहरी दबावों से मुक्त करने की बात की। 2020 में ही पुतिन ने एक और बड़ा कदम उठाया। संवैधानिक बदलाव के जरिए उन्होंने अपने कार्यकाल को 2036 तक बढ़ाने का रास्ता साफ किया। इस बदलाव ने उन्हें और विवादों में घेर लिया। आलोचकों ने इसे सत्ता पर कब्जे की कोशिश कहा, मगर पुतिन के समर्थकों ने इसे रूस की स्थिरता के लिए जरूरी बताया। जनमत संग्रह में इस बदलाव को जनता का समर्थन मिला, मगर शहरी इलाकों में असंतोष बढ़ता गया। नवल्नी जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र का अंत बताया। 2022 में पुतिन ने अपने नेतृत्व का सबसे विवादास्पद फैसला लिया, यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। पुतिन ने इसे रूस की सुरक्षा और यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। मगर इस युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए। रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और रूबल का मूल्य फिर से गिरा। यूक्रेन युद्ध ने पुतिन की छवि को और ध्रुवीकृत कर दिया। रूस में उनके समर्थकों ने इसे रूस की ताकत का प्रदर्शन माना, मगर पश्चिमी देशों ने इसे आक्रामकता और युद्ध अपराधों से जोड़ा। मानवाधिकार संगठनों ने रूसी सेना पर क्रूरता के आरोप लगाए और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुतिन ने इन आरोपों को खारिज किया, मगर उनकी वैश्विक छवि को गहरा धक्का लगा। 2024 में पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। इस बार भी विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए, मगर रूस की जनता में उनका समर्थन बरकरार था। यूक्रेन युद्ध अब भी चल रहा था और रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बावजूद टिकी हुई थी। पुतिन ने चीन, भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों को और मजबूत किया। उनकी नीति थी, पश्चिम के बिना भी रूस अपनी राह बना सकता है। मगर घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ रही थी। युवा और शहरी मध्यम वर्ग में असंतोष बढ़ रहा था। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने विपक्ष को नई ताकत दी, मगर पुतिन की सरकार ने इसे दबाने के लिए सख्त कानून बनाए। पुतिन का ये दौर उनकी सत्ता का चरम था। उन्होंने रूस को एक केंद्रीकृत शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जो पश्चिम के सामने झुकने को तैयार नहीं था। मगर इसकी कीमत भारी थी। आर्थिक तंगी, विपक्ष का दमन और वैश्विक अलगाव ने रूस को एक दोधारी तलवार पर ला खड़ा किया। जैसे भारत में कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय गौरव के लिए कठोर कदम उठाए, मगर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, वैसे ही पुतिन का रूस एक जटिल दौर से गुजर रहा था। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब एक ऐसी सत्ता का प्रतीक था जो रूस के इतिहास को नया आकार दे रही थी। मगर उनकी कहानी का ये पड़ाव अभी खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 9, विदेश नीति, रूस को वैश्विक शक्ति बनाना। व्लादिमीर पुतिन की कहानी अब रूस की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थी। लेनिनग्राद की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर, जो केजीबी की जासूसी दुनिया, सेंट पीटर्सबर्ग की सियासत और क्रेमलिन की सत्ता तक पहुंचा, अब वैश्विक मंच पर गूंज रहा था। 2000 में जब पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक वादा किया था, रूस को उसकी खोई हुई महानता वापस दिलाने का। उनके लिए ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी विदेश नीति का मूल मंत्र था। 2012 से शुरू हुए उनके द्वितीय राष्ट्रपति काल में और खासकर 2014 के बाद पुतिन ने रूस को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया
जो पश्चिम के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। क्रीमिया का विलय, सीरिया में हस्तक्षेप, यूक्रेन युद्ध और चीन भारत जैसे देशों के साथ बढ़ते रिश्ते, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा था। मगर इस वैश्विक महत्वाकांक्षा की कीमत भी थी। पश्चिमी प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और युद्ध अपराधों के आरोप। ये कहानी है पुतिन की विदेश नीति की, जिसमें उन्होंने रूस को फिर से वैश्विक शक्ति बनाने की कोशिश की और दुनिया को दिखा दिया कि रूस की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2000 में जब पुतिन ने सत्ता संभाली तो रूस सोवियत संघ के पतन के बाद कमजोर और बिखरा हुआ था। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और नाटो, वैश्विक मंच पर हावी थे। पुतिन के लिए ये एक चुनौती थी। वो रूस को एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते थे जो न सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, बल्कि दुनिया में अपनी बात मनवाए। उनकी विदेश नीति की शुरुआत सतर्क थी। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद पुतिन ने अमेरिका के साथ सहयोग की पेशकश की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस का समर्थन दिया और अमेरिका को मध्य एशिया में सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत दी। ये एक रणनीतिक कदम था। पुतिन पश्चिम के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे, मगर अपनी शर्तों पर। मगर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। नाटो का पूर्वी यूरोप में विस्तार और अमेरिका की रूस विरोधी नीतियां पुतिन को खटकने लगी। 2003 में इराक युद्ध का विरोध करके पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस पश्चिम की हर बात नहीं मानेगा। पुतिन की विदेश नीति का पहला बड़ा प्रदर्शन 2008 में जॉर्जिया युद्ध में दिखा। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया के मुद्दे पर जॉर्जिया के साथ तनाव बढ़ा और रूस ने सैन्य कार्रवाई की। ये युद्ध सिर्फ 5 दिन चला, मगर इसने दुनिया को रूस की सैन्य ताकत और पुतिन की निर्णायक क्षमता दिखाई। पुतिन ने जॉर्जिया को साफ संदेश दिया कि रूस अपने पड़ोस में पश्चिमी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस युद्ध ने नाटो और अमेरिका को भी चेतावनी दी कि रूस अब कमजोर नहीं है। जैसे भारत ने अपने पड़ोस में, जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश में, अपनी नीतियों को मजबूती से लागू किया, वैसे ही पुतिन ने रूस के निकटवर्ती क्षेत्र को अपने प्रभाव में रखा। मगर इस युद्ध ने पश्चिम के साथ रूस के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया। 2014 में पुतिन की विदेश नीति ने एक नया और ऐतिहासिक मोड़ लिया। क्रीमिया का विलय। यूक्रेन में मैदान क्रांति के बाद जब वहां की सरकार पश्चिम की ओर झुकी, पुतिन ने तेजी से कदम उठाया। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसे रूस में शामिल कर लिया। ये कदम रूस के लिए एक बड़ी जीत था। क्रीमिया, जो ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा रहा था, फिर से रूस का हो गया। रूस की जनता ने इसे उत्साह से स्वागत किया। पुतिन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। जैसे भारत में कश्मीर जैसे मुद्दों ने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया, वैसे ही क्रीमिया ने रूस में देशभक्ति की लहर पैदा की। मगर इसकी कीमत भारी थी। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूबल का मूल्य गिर गया और रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने रूस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की और गैर पश्चिमी देशों जैसे चीन और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए। क्रीमिया के बाद पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों को समर्थन दिया। डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ, जो रूस और पश्चिम के बीच तनाव को और बढ़ाने वाला था। व्लादिमीर पुतिन की कहानी अब तक रूस के भीतर की सत्ता, सुधारों और चुनौतियों की रही थी। मगर 2012 में उनके तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के साथ उनकी नजरें रूस की सीमाओं से परे थी। लेनिनग्राद की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर अब वैश्विक मंच पर रूस को एक ताकतवर शक्ति के रूप में स्थापित करने की ओर था। पुतिन का मानना था कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस की जो हार हुई थी, उसे उलटना होगा। वो रूस को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो न केवल पश्चिम के सामने खड़ा हो सके, बल्कि वैश्विक सत्ता के खेल में अपनी शर्तों पर खेले। ये कहानी है पुतिन की विदेश नीति की,
जिसमें नाटो के विस्तार का विरोध, यूक्रेन संकट, सीरिया में हस्तक्षेप, अमेरिका और चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्ते और 2022 के यूक्रेन युद्ध ने रूस को वैश्विक सुर्खियों में ला खड़ा किया। ये एक ऐसा दौर था जिसमें पुतिन ने रूस को फिर से महान बनाने का सपना देखा, मगर इसकी कीमत भारी थी। प्रतिबंध, अलगाव और युद्ध की आलोचना। 2000 में जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने तो उनकी विदेश नीति शुरू में सतर्क थी। 9/11 के हमलों के बाद उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग की पेशकश की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दिया और मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की इजाजत दी। मगर ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी। पुतिन को लगता था कि पश्चिम, खासकर अमेरिका और नाटो रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नाटो का पूर्वी यूरोप की ओर विस्तार, पोलैंड, बाल्टिक देशों और अन्य पूर्वी सोवियत देशों को शामिल करना पुतिन के लिए खतरे की घंटी था। वो इसे रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानते थे। जैसे भारत में पड़ोसी देशों के साथ तनाव कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाता है, वैसे ही पुतिन नाटो को रूस की सीमाओं के करीब आता देख बेचैन हो उठे। 2007 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने अपनी बेचैनी को खुलकर जाहिर किया। उन्होंने पश्चिम की एकध्रुवीय दुनिया की आलोचना की और कहा कि रूस एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरेगा। ये उनके विदेश नीति के दर्शन का ऐलान था। रूस किसी के सामने नहीं झुकेगा। 2008 में जॉर्जिया युद्ध ने इस नीति को अमल में ला दिखाया। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया के मुद्दे पर रूस ने जॉर्जिया पर सैन्य कार्रवाई की। ये युद्ध सिर्फ 5 दिन चला, मगर इसने दुनिया को साफ संदेश दिया कि रूस अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। पुतिन, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। 2014 में यूक्रेन संकट ने पुतिन की विदेश नीति को नई ऊंचाइयों पर ले गया। यूक्रेन में मैदान क्रांति के बाद जब वहां की सरकार पश्चिम की ओर झुकी, तो पुतिन ने तेजी से कदम उठाया। रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों को समर्थन दिया। क्रीमिया का रूस में विलय रूस की जनता के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। क्रीमिया, जो सोवियत काल में रूस का हिस्सा था, फिर से मातृभूमि में शामिल हो गया। रूस में पुतिन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। जैसे भारत में कुछ राष्ट्रीय मुद्दों ने जनता में जोश भरा, वैसे ही क्रीमिया ने रूस में देशभक्ति की लहर पैदा की। मगर इसकी कीमत भारी थी। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रूबल का मूल्य गिरा और रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। पुतिन ने इन प्रतिबंधों को रूस की संप्रभुता पर हमला बताया और जनता को एकजुट करने के लिए देशभक्ति की भावना को और हवा दी। 2015 में पुतिन ने सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करके दुनिया को चौंका दिया। सीरियाई गृह युद्ध में रूस ने बशर अल असद की सरकार का समर्थन किया। रूसी वायुसेना ने विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए और रूस ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित की। ये पुतिन का एक रणनीतिक दांव था। उन्होंने दिखा दिया कि रूस न केवल यूरोप बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक बड़ी ताकत है। सीरिया में रूस की कार्रवाइयों ने असद की सरकार को बचाने में मदद की और पुतिन ने मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को बढ़ाया, मगर इसने पश्चिम के साथ उनके रिश्तों को और खराब किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, मगर पुतिन ने इसे रूस के हितों की रक्षा बताया। पुतिन की विदेश नीति में चीन के साथ संबंध एक और अहम हिस्सा थे। 2000 के दशक से ही रूस और चीन ने अपने रिश्तों को मजबूत किया। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए और व्यापारिक सौदे बढ़े। पुतिन ने चीन को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा, जो पश्चिम के खिलाफ उनके साथ खड़ा हो सकता है। 2014 के बाद जब पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, तो पुतिन ने चीन, भारत और अन्य गैर पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को और गहरा किया। भारत के साथ रूस के रिश्ते इस दौर में और मजबूत हुए।
रक्षा सौदे जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ने भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाई दी। पुतिन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखा जो पश्चिमी दबाव से मुक्त था। मगर पुतिन की विदेश नीति का सबसे विवादास्पद मोड़ 2022 में आया, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। फरवरी 2022 में पुतिन ने इसे विशेष सैन्य अभियान कहा, जिसका मकसद यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की रक्षा और नेटो के विस्तार को रोकना था। मगर ये युद्ध दुनिया के लिए एक झटका था। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर यूक्रेन ने पश्चिमी समर्थन के साथ कड़ा प्रतिरोध किया। इस युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर किया, हजारों की जान गई और रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगे। रूबल का मूल्य फिर से गिरा और रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। पश्चिमी देशों ने पुतिन पर युद्ध अपराधों के आरोप लगाए और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रूस में इस युद्ध ने पुतिन की छवि को और ध्रुवीकृत कर दिया। उनके समर्थकों ने इसे रूस की ताकत और संप्रभुता का प्रतीक माना। क्रीमिया की तरह यूक्रेन युद्ध ने भी रूस में देशभक्ति की भावना को हवा दी, मगर शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं में असंतोष बढ़ा। कई रूसियों ने देश छोड़ दिया और विरोध प्रदर्शन हुए। पुतिन ने इन विरोधों को सख्ती से दबाया। विपक्षी नेताओं जैसे अलेक्सेई नवल्नी को जेल में डाल दिया गया और स्वतंत्र मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। पुतिन ने रूस को एक ऐसे किले में बदल दिया जो बाहरी दबावों से लड़ सके। यूक्रेन युद्ध ने पुतिन की विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पश्चिम के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह टूट गए। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करने की कोशिश की, मगर पुतिन ने इसे एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने चीन, भारत और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। रूस ने तेल और गैस का निर्यात गैर पश्चिमी देशों की ओर मोड़ा। भारत, जो रूस का पुराना सहयोगी था, इस दौर में रूस से सस्ता तेल खरीदने लगा। पुतिन ने इसे रूस की रणनीतिक जीत बताया, मगर युद्ध की लागत भारी थी। रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया। पुतिन की विदेश नीति ने रूस को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी। उन्होंने दिखा दिया कि रूस एक स्वतंत्र शक्ति है जो पश्चिम के नियमों पर नहीं चलेगा। मगर इसकी कीमत थी। प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और युद्ध ने रूस को वैश्विक समुदाय में अलग थलग कर दिया। पुतिन की छवि अब एक मजबूत मगर विवादास्पद नेता की थी। जैसे भारत में कुछ राष्ट्रीय नीतियों ने वैश्विक मंच पर चर्चा छेड़ी, वैसे ही पुतिन की नीतियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। कुछ देश उन्हें एक नायक के रूप में देखते थे जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा था, जबकि अन्य उन्हें एक आक्रामक नेता मानते थे। 2025 तक पुतिन की विदेश नीति का असर साफ दिख रहा था। यूक्रेन युद्ध अब भी चल रहा था और रूस ने अपने सैन्य और आर्थिक संसाधनों को झोंक रखा था। पुतिन ने रूस को एक ऐसी शक्ति बनाया जो पश्चिम के बिना भी टिक सकती थी, मगर ये टिकाऊपन चुनौतियों से भरा था। रूस की जनता, खासकर युवा, अब सवाल उठा रही थी, क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या रूस का भविष्य सुरक्षित है? पुतिन इन सवालों को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की बातों से दबाते रहे। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब दुनिया के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक था। उनकी विदेश नीति ने रूस को एक नया स्थान दिया, मगर ये स्थान गर्व और आलोचना के बीच झूल रहा था। अध्याय 10, व्यक्तिगत जीवन, परिवार, शौक और छवि निर्माण। व्लादिमीर पुतिन की कहानी अब तक सत्ता, रणनीति और वैश्विक मंच की रही है। लेनिनग्राद की गलियों से लेकर क्रेमलिन की सत्ता तक उन्होंने रूस को एक नई दिशा दी। मगर इस मजबूत, रहस्यमयी और कभी-कभी विवादास्पद नेता के पीछे एक इंसान भी है। एक ऐसा इंसान
जिसका व्यक्तिगत जीवन उतना ही जटिल और गहरा है जितनी उनकी सियासत। पुतिन ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को पर्दे के पीछे रखा, मगर उनकी कुछ झलकियां, उनका परिवार, शौक और उनकी सार्वजनिक छवि दुनिया के सामने आई। ये अध्याय पुतिन के निजी जीवन की कहानी है, जिसमें उनके परिवार, जूडो और खेल के प्रति जुनून, जानवरों से प्रेम और उस छवि की बात है जिसने उन्हें रूस का मजबूत आदमी बनाया। ये एक ऐसी कहानी है जो पुतिन को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में दिखाती है। व्लादिमीर पुतिन का निजी जीवन हमेशा रहस्यों से घिरा रहा। केजीबी में बिताए सालों ने उन्हें सिखाया था कि गोपनीयता ही ताकत है, मगर कुछ पहलू उनकी जिंदगी के ऐसे हैं जो दुनिया के सामने आए। 1983 में ड्रेसडेन में केजीबी की पोस्टिंग के दौरान पुतिन की मुलाकात ल्यूडमिला श्क्रेबनेवा से हुई। ल्यूडमिला एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, जिनकी सादगी और बुद्धिमत्ता ने पुतिन को आकर्षित किया। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हुआ और उसी साल उन्होंने शादी कर ली। ये शादी पुतिन के लिए एक स्थिरता का प्रतीक थी। ड्रेसडेन जैसे तनावपूर्ण माहौल में, जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी, ल्यूडमिला उनके लिए एक सहारा बनी। उनके 2 बेटियों का जन्म हुआ, मारिया 1985 में और कतेरीना 1986 में। पुतिन ने हमेशा अपने परिवार को सुर्खियों से दूर रखा। उनकी बेटियों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। कहा जाता है कि वे मॉस्को में पढ़ी और अब अपनी निजी जिंदगी जीती है, मगर उनकी पहचान को हमेशा गुप्त रखा गया। पुतिन का पारिवारिक जीवन सादगी भरा था, मगर सत्ता की ऊंचाइयों ने इसे जटिल बना दिया। 2013 में पुतिन और ल्यूडमिला ने अपनी शादी के खत्म होने की घोषणा की। यह खबर दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, मगर पुतिन ने इसे बेहद संयमित तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि यह आपसी सहमति से लिया गया फैसला था। ल्यूडमिला ने बाद में एक रूसी ऑर्थोडॉक्स मठ में समय बिताना शुरू किया और पुतिन ने अपनी निजी जिंदगी को और गोपनीय बना लिया। इस तलाक ने उनकी छवि पर कोई खास असर नहीं डाला, क्योंकि रूस की जनता उनकी निजी जिंदगी से ज्यादा उनके नेतृत्व को महत्व देती थी। जैसे भारत में कुछ नेताओं की निजी जिंदगी सुर्खियों में कम, बल्कि उनके काम ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वैसे ही पुतिन की निजी जिंदगी रूस में ज्यादा सवालों का विषय नहीं बनी। पुतिन के शौक उनकी छवि का एक अहम हिस्सा रहे हैं। जूडो, जो उन्होंने लेनिनग्राद में 11 साल की उम्र में शुरू किया था, उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। जूडो उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक जीवन दर्शन था। जूडो ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और रणनीति सिखाई। वो आज भी जूडो का अभ्यास करते हैं और ब्लैक बेल्ट धारक है। रूस में जूडो को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई टूर्नामेंट्स को प्रायोजित किया। उनकी तस्वीरें अक्सर जूडो के मैदान में सफेद किमोनो में सामने वाले को पटकते हुए दिखती है। ये उनकी मजबूत आदमी की छवि को और मजबूत करता है। इसके अलावा पुतिन को हॉकी, तैराकी और घुड़सवारी का भी शौक है। वो अक्सर साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों में स्कीइंग करते या घोड़ों पर सवार दिखते हैं। ये तस्वीरें कोई संयोग नहीं थी, ये उनकी छवि का हिस्सा थी, जो उन्हें एक फिट, ऊर्जावान और निडर नेता के रूप में पेश करती थी। पुतिन का जानवरों के प्रति प्रेम भी उनकी छवि का एक अनोखा पहलू है। वो अक्सर कुत्तों, बाघों और अन्य जंगली जानवरों के साथ तस्वीरों में दिखते हैं। उनका एक पालतू कुत्ता कोनी रूस में काफी मशहूर था। 2008 में जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रूस आई, तो पुतिन ने कोनी को मीटिंग में लाकर मर्केल को असहज कर दिया था, क्योंकि मर्केल को कुत्तों से डर लगता था। यह घटना पुतिन की रणनीति का हिस्सा थी। वो अपने विरोधियों को असहज करने में माहिर थे। साइबेरिया में बाघों को बचाने के लिए उनके अभियान और जंगली जानवरों के साथ उनकी तस्वीरें रूस की जनता को प्रभावित करती थी। ये उनकी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत करता था, जो न केवल सत्ता में मजबूत है, बल्कि प्रकृति और देश की विरासत से भी जुड़ा है। पुतिन की सार्वजनिक छवि निर्माण में
उनकी टीवी उपस्थिति और मीडिया रणनीति की बड़ी भूमिका रही। रूस में सरकारी टीवी चैनल उनकी छवि को एक देशभक्त, मजबूत और साहसी नेता के रूप में पेश करते थे। वो कभी साइबेरिया में मछली पकड़ते दिखते, कभी सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ते, तो कभी जनता के बीच सवालों के जवाब देते। उनके सालाना डायरेक्ट लाइन प्रोग्राम में वो घंटों जनता के सवालों का जवाब देते, जो उनकी सुलभता और आत्मविश्वास को दिखाता था। मगर ये छवि पूरी तरह नियंत्रित थी। स्वतंत्र मीडिया पर पाबंदी और सरकारी प्रचार ने उनकी छवि को एक मिथक बना दिया। जैसे भारत में कुछ नेताओं की छवि को मीडिया ने बड़ा बनाया, वैसे ही पुतिन की छवि रूस में एक राष्ट्रीय नायक की बन गई। पुतिन की सेहत भी उनके निजी जीवन का एक चर्चित पहलू रहा। 70 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो फिट और सक्रिय दिखते हैं। उनकी जूडो और हॉकी की तस्वीरें उनकी ऊर्जा को दर्शाती हैं। मगर उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी उड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, मगर क्रेमलिन ने इन खबरों को हमेशा खारिज किया। पुतिन ने अपनी सेहत को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की, मगर उनकी सक्रियता और सार्वजनिक उपस्थिति ने इन अफवाहों को कमजोर किया। उनकी ये छवि रूस की जनता के लिए प्रेरणा थी। एक ऐसा नेता जो उम्र के बावजूद मजबूत और दृढ़ है। पुतिन का व्यक्तिगत जीवन उनकी सियासत से गहराई से जुड़ा है। उनकी गोपनीयता, अनुशासन और रणनीति, ये सब उनकी केजीबी ट्रेनिंग और जूडो के मैदान से आए। वो कभी भी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाते। उनकी हंसी, उनके गुस्से और उनकी कमजोरियां हमेशा पर्दे के पीछे रही। मगर उनकी कुछ आदतें, जैसे देर रात तक काम करना और मीटिंग्स में देरी से पहुंचना, उनकी कार्यशैली को दर्शाती थी। वो चाहते थे कि लोग उनके इंतजार में रहें। ये उनकी सत्ता की मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। पुतिन की निजी जिंदगी में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी महत्व रहा। वो अक्सर चर्च में प्रार्थना करते दिखे और रूस की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका रही। ये उनकी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत करता था जो रूस की आत्मा से जुड़ा है। जैसे भारत में कुछ नेता धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपनी छवि को मजबूत करने के लिए करते हैं, वैसे ही पुतिन ने रूसी परंपराओं को अपनी सत्ता का हिस्सा बनाया। पुतिन का व्यक्तिगत जीवन हालांकि गोपनीय रहा, उनकी सत्ता और छवि का आधार था। उनकी सादगी, जूडो का जुनून और जानवरों से प्रेम ने उन्हें जनता से जोड़ा। मगर उनकी गोपनीयता और नियंत्रित छवि ने उन्हें एक रहस्यमयी शख्सियत बनाए रखा। वो रूस के लिए एक प्रतीक थे, एक ऐसा नेता जो कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब न केवल रूस की सत्ता का चेहरा था, बल्कि एक ऐसी छवि भी जो दुनिया भर में चर्चा का विषय थी। उनकी कहानी का ये पड़ाव उनके निजी जीवन को उजागर करता है, मगर अगला पड़ाव उनके विवादों और आलोचनाओं की कहानी है। अध्याय 11, विवाद और आलोचनाएं, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार और विरोध। व्लादिमीर पुतिन की कहानी सत्ता, रणनीति और रूस को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की रही है। लेनिनग्राद की गलियों से शुरू होकर क्रेमलिन की सत्ता तक उन्होंने रूस को एक नई दिशा दी। मगर उनकी ये यात्रा बिना विवादों के नहीं रही। 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बनने से लेकर 2025 तक पुतिन की सत्ता पर पकड़ मजबूत हुई, लेकिन इसके साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार के आरोप और विपक्ष के दमन की कहानियां भी उभरी। उनकी नीतियों ने रूस को स्थिरता दी, मगर इसकी कीमत थी लोकतंत्र पर सवाल, स्वतंत्रता का हनन और वैश्विक आलोचनाएं। ये अध्याय पुतिन के नेतृत्व के उस अंधेरे पहलू की कहानी है, जहां उनकी सख्त नीतियों ने उन्हें एक तानाशाह की छवि दी और उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचलने की कोशिशें दुनिया की सुर्खियों में रही। पुतिन का पहला कार्यकाल 2000 से 2008 शुरू होते ही उनकी नीतियों पर सवाल उठने लगे। चेचन्या में दूसरा युद्ध, जिसे पुतिन ने रूस की एकता
और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर आया। रूसी सेना पर क्रूरता के आरोप लगे। चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी तबाह हो गई और हजारों लोग मारे गए। पुतिन ने इन आलोचनाओं को खारिज किया। उनका कहना था कि रूस की संप्रभुता सबसे ऊपर है, मगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना। 2004 में बेसलान स्कूल आतंकी हमले ने इस विवाद को और बढ़ाया। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग, ज्यादातर बच्चे, मारे गए। पुतिन की सरकार पर संकट को ठीक से न संभालने का आरोप लगा। उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल क्षेत्रीय गवर्नरों की शक्ति कम करने और सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए किया, जिसे आलोचकों ने लोकतंत्र पर हमला बताया। पुतिन की सत्ता का एक और बड़ा विवाद था मीडिया पर नियंत्रण। 2000 के दशक की शुरुआत में स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बढ़ने लगा। एनटीवी जैसे चैनल, जो ओलिगार्क्स के नियंत्रण में थे, सरकार के अधीन आ गए। स्वतंत्र पत्रकारों को धमकियां मिली और कुछ की रहस्यमय ढंग से हत्या हो गई। 2006 में पत्रकार अन्ना पोलिटकोवस्काया की हत्या ने दुनिया को चौंका दिया। पोलिटकोवस्काया चेचन्या युद्ध और पुतिन की नीतियों की आलोचना करती थी। उनकी हत्या के लिए पुतिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, मगर उनकी सरकार पर पत्रकारों को चुप कराने का आरोप लगा। जैसे भारत में कुछ पत्रकारों ने सत्ता के खिलाफ बोलने की कीमत चुकाई, वैसे ही रूस में स्वतंत्र आवाजें दबाई गई। 2012 के बाद इंटरनेट पर भी निगरानी बढ़ी और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाए गए। भ्रष्टाचार के आरोप पुतिन के शासन का एक और बड़ा विवाद रहे। येल्त्सिन के दौर में ओलिगार्क्स ने रूस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने इन ओलिगार्क्स को निशाना बनाया, मगर उनकी जगह एक नया समूह उभरा, पुतिन के करीबी लोग, जिन्हें सिलविकी कहा गया। ये लोग ज्यादातर केजीबी या सैन्य पृष्ठभूमि से रूस की अर्थव्यवस्था और सत्ता के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने लगे। 2010 के दशक में विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी ने पुतिन और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नवल्नी ने दस्तावेजों और वीडियो के जरिए दिखाया कि पुतिन के करीबी अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें आलीशान महल और निजी जेट शामिल हैं। 2021 में नवल्नी की एक डॉक्यूमेंट्री पुतिन का महल ने दावा किया कि काला सागर के किनारे बना $1 अरब का महल पुतिन का है। क्रेमलिन ने इन आरोपों को खारिज किया, मगर ये दावे रूस और दुनिया में सुर्खियां बने। नवल्नी इस दौर में पुतिन के सबसे बड़े आलोचक बन गए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और युवाओं को सड़कों पर उतारा, मगर पुतिन की सरकार ने नवल्नी को चुप कराने के लिए सख्त कदम उठाए। 2020 में नवल्नी पर जहर से हमला हुआ, जिसके लिए पश्चिमी देशों ने रूस को जिम्मेदार ठहराया। नवल्नी बच गए, मगर 2021 में रूस लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू किए। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, मगर पुलिस ने इन प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया। नवल्नी को जेल में डाल दिया गया और 2024 में उनकी जेल में मृत्यु की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पुतिन ने इन आरोपों को खारिज किया, मगर उनकी छवि पर गहरा धक्का लगा। जैसे भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को सत्ता के दबाव का सामना करना पड़ा, वैसे ही रूस में पुतिन के खिलाफ बोलने की कीमत भारी थी। मानवाधिकारों का हनन पुतिन के शासन का एक और बड़ा विवाद रहा। चेचन्या युद्ध से लेकर यूक्रेन संकट तक उनकी नीतियों पर क्रूरता के आरोप लगे। 2014 में क्रीमिया के विलय और पूर्वी यूक्रेन में समर्थन ने मानवाधिकार संगठनों की आलोचना को बढ़ाया। 2022 में यूक्रेन युद्ध ने इन विवादों को चरम पर पहुंचा दिया। रूसी सेना पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे, जिसमें नागरिकों पर हमले और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया,
जो रूस के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। पुतिन ने इन आरोपों को पश्चिमी साजिश बताया और रूस की जनता को एकजुट करने के लिए देशभक्ति की भावना को और हवा दी। पुतिन की नीतियों ने रूस में विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया। 2012 के बाद विपक्षी दलों पर सख्त पाबंदियां लगी, स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका गया और कई विपक्षी नेताओं को जेल या निर्वासन का सामना करना पड़ा। 2011 से 12 के विरोध प्रदर्शनों के बाद पुतिन ने विदेशी एजेंट कानून बनाया, जिसके तहत गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ये कानून रूस में स्वतंत्र आवाजों को दबाने का एक हथियार बन गया। जैसे भारत में कुछ कानूनों ने कार्यकर्ताओं और संगठनों पर दबाव बढ़ाया, वैसे ही रूस में पुतिन ने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। पुतिन की आलोचनाएं सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं थी। रूस के भीतर भी, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था। 2010 के दशक में सोशल मीडिया ने विपक्ष को नई ताकत दी। नवल्नी जैसे नेताओं ने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल करके युवाओं को जागरूक किया। मगर पुतिन की सरकार ने इंटरनेट पर भी सेंसरशिप बढ़ा दी। 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद रूस में स्वतंत्र मीडिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया। युद्ध के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही करार दिया गया और कई लोग देश छोड़कर भाग गए। ये रूस के लिए एक नया दौर था, जहां असहमति की कोई जगह नहीं थी। इन विवादों के बावजूद पुतिन की लोकप्रियता रूस के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में बरकरार रही। उनकी देशभक्ति, सख्त छवि और रूस को वैश्विक शक्ति बनाने की कोशिश ने उन्हें जनता का समर्थन दिलाया। पुतिन ने अपनी आलोचनाओं को पश्चिमी साजिश का हिस्सा बताकर जनता को एकजुट किया। उनकी रणनीति थी रूस की एकता और ताकत को हर कीमत पर बचाना, मगर इसकी कीमत भारी थी। मानवाधिकारों का हनन, भ्रष्टाचार के आरोप और विपक्ष का दमन ने पुतिन को एक तानाशाह की छवि दी। 2025 तक पुतिन की सत्ता अभूतपूर्व थी। यूक्रेन युद्ध, प्रतिबंध और वैश्विक अलगाव ने रूस को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया, मगर पुतिन अडिग थे। उनकी नीतियों ने रूस को एक किला बना दिया जो बाहरी दबावों से लड़ रहा था। लेनिनग्राद का वो लड़का जो कभी जासूस बनने का सपना देखता था, अब दुनिया के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक था। उनकी कहानी का ये पड़ाव उनके विवादों और आलोचनाओं को उजागर करता है, मगर ये भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने इन आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया। उनकी कहानी का अगला पड़ाव उनके नेतृत्व की विरासत और भविष्य की संभावनाओं की है। अध्याय 12, विरासत और भविष्य। पुतिन का रूस। व्लादिमीर पुतिन की कहानी अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। लेनिनग्राद की तंग गलियों से शुरू होकर क्रेमलिन की सत्ता तक उन्होंने रूस को एक नया चेहरा दिया। 2000 में पहली बार राष्ट्रपति बनने से लेकर 2025 तक पुतिन ने रूस को आर्थिक संकट से उबारा, सत्ता को केंद्रीकृत किया और वैश्विक मंच पर रूस को एक ताकतवर शक्ति बनाया। मगर उनकी इस यात्रा ने रूस को एक दोधारी तलवार पर ला खड़ा किया। एक ओर स्थिरता और देशभक्ति की भावना, दूसरी ओर मानवाधिकारों का हनन, विपक्ष का दमन और वैश्विक अलगाव। 2020 के संवैधानिक बदलाव ने उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता दे दिया और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत ने उनकी पकड़ को और मजबूत किया। मगर सवाल यह है, पुतिन की विरासत क्या होगी और उनका रूस भविष्य में कहां जाएगा? ये अध्याय पुतिन के नेतृत्व की विरासत और रूस के भविष्य की संभावनाओं की कहानी है, जिसमें उनकी उपलब्धियां, विवाद और आने वाले समय की चुनौतियां शामिल हैं। 2000 में जब पुतिन ने सत्ता संभाली तो रूस एक बिखरा हुआ देश था। बोरिस येल्त्सिन का दौर आर्थिक संकट, ओलिगार्क्स के दबदबे और अस्थिरता से भरा था। पुतिन ने रूस को स्थिरता दी। उन्होंने ओलिगार्क्स की ताकत तोड़ी, अर्थव्यवस्था को तेल और गैस की वैश्विक कीमतों के सहारे मजबूत किया
और रूस को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज दी। 2000 से 2008 तक उनके पहले कार्यकाल में रूस की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, मध्यम वर्ग की जिंदगी बेहतर हुई और पेंशन वेतन समय पर मिलने लगे। जैसे भारत में 2000 के दशक में आर्थिक सुधारों ने मध्यम वर्ग को नई उम्मीद दी, वैसे ही पुतिन ने रूस की जनता को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। पुतिन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी रूस में देशभक्ति की भावना को पुनर्जनन। क्रीमिया का 2014 में विलय और सीरिया में 2015 का सैन्य हस्तक्षेप ने रूस को एक ऐसी शक्ति के रूप में पेश किया जो पश्चिम के सामने नहीं झुकती। उनकी विदेश नीति ने रूस को एक स्वतंत्र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक बनाया। उन्होंने चीन, भारत और अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए, जिसने रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद टिकने की ताकत दी। रूस की जनता, खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में, पुतिन को एक ऐसे नेता के रूप में देखती थी जो रूस के गौरव को वापस लाया। उनकी छवि जूडो के मैदान से लेकर साइबेरिया की पहाड़ियों तक एक मजबूत आदमी की थी जो रूस की आत्मा से जुड़ा था। मगर पुतिन की विरासत का एक दूसरा पहलू भी है। उनकी नीतियों ने रूस में लोकतंत्र को कमजोर किया। स्वतंत्र मीडिया, विपक्षी दल और नागरिक स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण ने उन्हें तानाशाह की छवि दी। चेचन्या युद्ध, यूक्रेन संकट और 2022 के यूक्रेन युद्ध ने मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों को जन्म दिया। पत्रकारों की हत्याएं, जैसे अन्ना पोलिटकोवस्काया की, और विपक्षी नेताओं का दमन, जैसे अलेक्सेई नवल्नी की जेल और मृत्यु, ने पुतिन की छवि को धूमिल किया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ने रूस को वैश्विक समुदाय में और अलग थलग कर दिया। पुतिन ने इन आलोचनाओं को पश्चिमी साजिश बताया, मगर ये उनकी विरासत का एक अंधेरा हिस्सा बन गया। पुतिन की आर्थिक नीतियां भी मिश्रित परिणामों वाली रहीं। 2000 के दशक में तेल की कीमतों ने रूस को समृद्ध किया, मगर 2014 के प्रतिबंधों और 2022 के यूक्रेन युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। रूबल का मूल्य बार बार गिरा और रूस की निर्भरता तेल और गैस पर बनी रही। पुतिन ने आत्मनिर्भरता की बात की, मगर रूस की अर्थव्यवस्था विविधता की कमी से जूझ रही थी। शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं में असंतोष बढ़ा, जो आर्थिक तंगी और सीमित अवसरों से निराश थे। जैसे भारत में आर्थिक सुधारों के बावजूद असमानता ने सवाल उठाए, वैसे ही रूस में पुतिन की नीतियों ने एक असंतुलित समाज बनाया। 2025 में पुतिन 73 साल के हैं और उनकी सत्ता अभूतपूर्व है। 2020 के संवैधानिक बदलाव ने उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता दे दिया। मगर सवाल यह है, पुतिन के बाद रूस का क्या होगा? उनकी विरासत ने रूस को एक मजबूत मगर बंटा हुआ देश बनाया है। ग्रामीण और छोटे शहरों की जनता अब भी उन्हें समर्थन देती है, मगर शहरी युवा और मध्यम वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने नई पीढ़ी को वैश्विक विचारों से जोड़ा है और वे स्वतंत्रता और बदलाव चाहते हैं। पुतिन ने इन आवाजों को दबाने के लिए सख्त कानून बनाए, मगर ये असंतोष कहीं न कहीं सतह के नीचे उबल रहा है। यूक्रेन युद्ध पुतिन की विरासत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध अब भी चल रहा है और इसने रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर किया है। प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई और सैन्य नुकसान ने रूस की ताकत पर सवाल उठाए। मगर पुतिन ने इस युद्ध को रूस की संप्रभुता और पश्चिम के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। उनकी रणनीति ने रूस को चीन, भारत और अन्य गैर पश्चिमी देशों के करीब ला दिया, मगर वैश्विक अलगाव ने रूस के भविष्य को अनिश्चित बना दिया। जैसे भारत में कुछ राष्ट्रीय नीतियों ने वैश्विक मंच पर सवाल उठाए मगर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया, वैसे ही पुतिन की नीतियों ने रूस को एक अलग राह पर डाल दिया। पुतिन के बाद रूस का नेतृत्व एक बड़ा सवाल है। उनकी सत्ता इतनी केंद्रीकृत है कि कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं दिखता।
दमित्री मेदवेदेव जैसे करीबी सहयोगी अब भी उनके साथ हैं, मगर उनकी अपनी लोकप्रियता सीमित है। सिल्विकी, पुतिन के करीबी सैन्य और केजीबी पृष्ठभूमि के लोग सत्ता के केंद्र में हैं, मगर जनता में उनकी स्वीकार्यता सवालों के घेरे में है। पुतिन ने अपनी सत्ता को इतना मजबूत किया है कि उनके बाद का रूस या तो स्थिरता की ओर जाएगा या अस्थिरता की। अगर कोई मजबूत नेता नहीं उभरा तो रूस में सत्ता का शून्य पैदा हो सकता है, जैसा कि सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ था। रूस का भविष्य आर्थिक चुनौतियों से भी जुड़ा है। तेल और गैस पर निर्भरता ने रूस को वैश्विक बाजारों का गुलाम बना रखा है। पुतिन ने आत्मनिर्भरता की बात की, मगर तकनीक और नवाचार में रूस अभी भी पश्चिम से पीछे है। युवा पीढ़ी जो वैश्विक अवसरों की तलाश में है, रूस की सीमित अर्थव्यवस्था से निराश है। अगर रूस को वैश्विक शक्ति बने रहना है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देनी होगी। पुतिन की नीतियों ने रूस को एक किला बना दिया, मगर ये किला कितना टिकाऊ है ये समय ही बताएगा। पुतिन की विरासत को समझना आसान नहीं है। रूस में वह एक नायक है, वो नेता जिसने देश को 1990 के दशक की अराजकता से निकाला और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को बुलंद किया। उनकी देशभक्ति, जूडों की छवि और सख्त नीतियों ने उन्हें जनता का प्रिय बनाया। मगर पश्चिम में उनकी छवि एक तानाशाह की है, जो लोकतंत्र को कुचलता है और युद्ध भड़काता है। यूक्रेन युद्ध ने इस ध्रुवीकरण को और गहरा किया। कुछ देश जैसे भारत और चीन पुतिन को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं, जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देता है, मगर यूरोप और अमेरिका उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं। पुतिन की विरासत का एक हिस्सा उनकी रणनीति है। केजीबी में सीखी गई गोपनीयता, जूडो का अनुशासन और सेंट पीटर्सबर्ग में सीखा सियासी खेल, ये सब उनकी सत्ता का आधार रहे। उन्होंने रूस को एक केंद्रीकृत शक्ति बनाया, मगर इसने रूस को एक व्यक्ति पर निर्भर बना दिया। उनकी अनुपस्थिति में रूस का भविष्य अनिश्चित है। जैसे भारत में कुछ नेताओं की विरासत ने देश को एक नई दिशा दी, मगर सवाल भी छोड़े, वैसे ही पुतिन की विरासत रूस के लिए गर्व और चिंता दोनों का कारण है। 2025 में पुतिन का रूस कई मोर्चों पर जूझ रहा है। यूक्रेन युद्ध अब भी चल रहा है और इसके कोई आसान समाधान नहीं दिखते। प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है, मगर पुतिन ने गैर पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करके इसका जवाब दिया। भारत के साथ रूस के रिश्ते इस दौर में और गहरे हुए हैं। रक्षा सौदे, तेल निर्यात और रणनीतिक साझेदारी ने भारत को रूस का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाया, मगर रूस का भविष्य इन रिश्तों पर ही निर्भर नहीं है। उसे आंतरिक सुधारों, युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को संतुलित करने की जरूरत है। पुतिन का स्वास्थ्य भी एक बड़ा सवाल है। उनकी उम्र और बार बार उड़ने वाली अफवाहें उनके भविष्य पर सवाल उठाती है। अगर पुतिन अचानक सत्ता छोड़ते हैं तो रूस में सत्ता का शून्य पैदा हो सकता है। उनकी रणनीति ने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया, जो रूस के लिए एक जोखिम है। मगर पुतिन की सत्ता इतनी मजबूत है कि वो अभी भी रूस के भविष्य को आकार दे रहे हैं। उनकी नीतियां, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो या गैर पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते, रूस को एक नई दिशा दे रही है। व्लादिमीर पुतिन की कहानी रूस की कहानी है। लेनिनग्राद का वो लड़का जो जासूस बनने का सपना देखता था, आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक है। उनकी विरासत एक मिश्रित तस्वीर है, स्थिरता और गौरव की, मगर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की कीमत पर। उन्होंने रूस को एक वैश्विक शक्ति बनाया, मगर इसकी कीमत भारी रही। यूक्रेन युद्ध, प्रतिबंध और आंतरिक असंतोष ने रूस को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। पुतिन का भविष्य और रूस का भविष्य अब एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मगर ये साफ है कि पुतिन का रूस इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ेगा, चाहे वो गर्व की हो या विवाद की। व्लादिमीर पुतिन की कहानी लेनिनग्राद की गलियों से क्रेमलिन तक हमें सत्ता, रणनीति
और देशभक्ति की जटिल दुनिया दिखाती है। उनकी विरासत रूस को एकजुट करती है, मगर सवाल भी छोड़ती है। द बेटर वर्ल्ड पर हमने उनके जीवन के हर रंग को देखा, उपलब्धियां, विवाद और भविष्य की अनिश्चितता। आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन रूस के नायक हैं या एक विवादास्पद छवि? कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस सफर को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।